80% आईपीओ ऐसे होते हैं जो बहुत रोजी दिखते हैं। अगर कोई नया इन्वेस्टर है ना जो काम करना स्टार्ट करना चाह रहा है मार्केट में, आई फील सबसे सेफ और स्टार्टिंग पॉइंट उनकी आईपी हो सकती ये अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ जाएं? है। सबसे पहले अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आपको मिथ्स को छोड़ना पड़ेगा। अभी बजाज का आईपीओ आया था, टाटा का, इनमें 50-50 लाख एप्लीकेशन इंडिया में रिजेक्ट हुई है। जब अलॉटमेंट की डेट होती है तभी अप्लाई करना बेटर रहता है या कुछ दिन वेट करनी चाहिए? कंफर्म है आपको लगाना ही है तो फर्स्ट सेकंड डे लगा दो। थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो थर्ड डे 1 बजे से पहले लगा के फ्री हो जाओ। आप 1 रुपए को 10% से आप एवरी डे अगर बढ़ा पा रहे हो तो 1 साल में आपके पास 22 से 30 करोड़ रुपए होगा, 40 करोड़ रुपए होगा, 22 से 40 करोड़ रुपए एग्जैक्ट आपका सोच होगा। क्योंकि कंपाउंडिंग जब चलती है तो वो एक्सपोनेंशियली चलती है और लोगों को ये नहीं समझ में आता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डीप टॉक्स बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ पैसा पैसा और उनके आसपास पैसा ही है और बातें भी वो पैसे पे ही करते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए सीखने के लिए, बहुत सारा आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिन्होंने सोशल मीडिया को कैसे इनकॉर्पोरेट करके अपनी सक्सेस की यात्रा शुरू करें। ही इज़ द 1% जो आप सब लोगों को, और मैंने भी उनसे बहुत सीखा है, आपको भी सीखना चाहिए। नाम है अनंत लड्डा, कोटा से आते हैं। और दोस्तों, उन्होंने जो पिछले 5-7 साल में क्रैक किया है बिजनेस को, मार्केट को, म्यूचुअल फंड को, मैं 100% मुझे यकीन है आपने अनंत की कोई ना कोई रील ज़रूर देखी होगी। आप कुछ भी स्क्रॉल करें, अगर 10, 20, 50 रील आपने स्क्रॉल करी और अनंत ना है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएटर्स ऑन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंस। तो स्वागत करते हैं अनंत का। थैंक यू अनंत, आपने टाइम निकाला, आप कोटा भैया से यहाँ आए। सो स्वीट ऑफ यू सर, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन मैंने लाइफ में पहली बार मेरा सुना सर। नहीं, आप बहुत प्यारे आदमी हो सर एंड वेरी हम्बल। बहुत अच्छा लगा माय मिलके सर। प्लेजर। मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। ऑलवेज माय प्लेजर। तो अनंत इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड दोस्तों, और आज सिर्फ इनसे इनका वो गुण लेंगे कि पैसे को पैसे से कैसे पैसा बनाया जाए। मारवाड़ी हैं ये, तो पैसा तो इनके ब्लड में है। लेकिन दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है इनसे। आशा करता हूँ आप लोग भी सीखेंगे। अब मेरी बहुत ज़्यादा हो गई बातें, अब करते हैं अनंत से सीधा डीप टॉक्स। हाँ जी सर। तो अनंत, सबसे पहले ये बताइए कि आप तो इंजीनियर हैं। नहीं नहीं, मैं सीए, अच्छा, सीएफए, आप सीए सीएफपी, हैं। फाइनेंस बैकग्राउंड, चलिए, पूरा तो फाइनेंस पूरा बैकग्राउंड। फाइनेंस बैकग्राउंड। तो आपने कैसे ये इनिशिएटिव लिया कि मुझे जो है अपनी प्रैक्टिस ना करके और अपना ये सब नहीं करके, क्योंकि मारवाड़ी माइंडसेट तो ये कहता है भैया धंधा करो और पैसा लाओ। तो ये कैसे एक डाइवर्जन आया, क्योंकि सोशल मीडिया उस वक्त जब आपने शुरू किया बहुत सारे क्रिएटर्स थे भी नहीं। तो हाउ यू टुक दिस इनिशिएटिव एंड हाउ यू गेज दिस सक्सेस टू दिस एक्सटेंट कि मतलब आज अनंत लड्डा द अनंत लड्डा बन गया है। अरे नहीं नहीं सर, ये एक जर्नी है जो हम लोग सब जी रहे हैं और धीरे धीरे इसकी तरफ जा रहे हैं। बट पैसों की अपन ने पहले बहुत बात करी, तो पैसे पे ना मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि पैसा हमारे लिए माँ लक्ष्मी है। जी, मैं उसको एज अ माँ लक्ष्मी ही ट्रीट करता हूँ। पूजनीय है, बिल्कुल। और क्या होता है, अभी भी मैं काफी सारे लोगों को ये बोलते हुए सुनता हूँ कि यार पैसा कुछ नहीं है, पैसा पैरों की धूल है, हमें नहीं रखना, हाथ की धूल है, उड़ा दो, हमें पैसा की जरूरत नहीं है। बट मैं बोलता हूँ भाई, जब तक आप माँ लक्ष्मी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे वो आपके पास आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और जेब में होगा पैसा तभी लोग पूछेंगे भाई तू कैसा। वो हम सबको पता है कि लोगों को पैसे की इंपॉर्टेंस तो है और पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब तक वो नहीं आया तब तक आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आने के बाद आपकी, इट्स लाइक डिटॉल, 99.9% ऑफ योर प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व हो जाती है पैसे से। आपके घर में कभी हॉस्पिटल का बिल आता है, आप अपनी मम्मी को जाके ये नहीं बोल सकते कि यार मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, आप काम चला लो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको उस समय हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा इज इंपॉर्टेंट। ये मुझे बहुत जल्दी लाइफ में समझ आ गया था काफी सारे इंसिडेंसेस के थ्रू। मैंने ये फाइनेंस में इसलिए आया क्योंकि मेरा थर्ड जनरेशन इनटू द मार्केट्स था। दादाजी ने 1980s में ब्रोकिंग स्टार्ट करी थी। कोटा के वन ऑफ द फर्स्ट थे, अदर दी फर्स्ट थे ब्रोकर हम लोग जो काम करते थे। तो मेरे पास बैकग्राउंड था। हुआ क्या था सर, एक बार जब मैं कोटा आया था, मैं मुंबई पढ़ा था, मेरी सारी एजुकेशन मुंबई से थी, ईवाई में इंटर्नशिप थी, तो मेरे को हमेशा ही लगता था कि सबको बेसिक फाइनेंस तो पता है, कोई ऐसी बेसिक मिस्टेक क्यों ही करेगा। पर उस समय कोटा में एक कंपनी हुआ करती थी गवर्नमेंट की, आईएल नाम की।
उस कंपनी में बंद हो गई थी कंपनी, और उसको जितने भी लोग थे उनको काफी समय से सैलरीज नहीं मिल रही थी। एक साथ उनको अपना पेंशन, रिटायरमेंट फंड, ये वो कर कुरा के ऑलमोस्ट हर आदमी को वहां पे 50 लाख तो मिला ही था, मैक्सिमम में 2 करोड़ तक मिला था। एक बहुत लोअर मिडिल क्लास का एक आदमी, जिनको शायद महीने के 10-12 हज़ार रुपए मिला करते थे पिछले 10 सालों से, बट अब एक साथ उनको मिल गए थे 50 लाख रुपए। वो आए मेरे पास, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो वो हमारे पास आए समझने के लिए, और वो सिर्फ अपना दुखड़ा लेके आए थे। आप उनकी शक्ल देखोगे तो वो एकदम पुरानी सी टी शर्ट जो एक अंदर एक बाहर थी, बेल बॉटम, वो पुरानी वाली एक पैंट हुआ करती थी, मेरे को यस, अभी भी यस, उनकी यस। याद है, क्योंकि मैं उस दिन रोया था। क्यों रोया था बताता हूँ। और चप्पल एकदम हवाई चप्पल पहन के आए हुए थे। आके बोले, आनंद भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ये रहे 50 लाख रुपए, अभी भी आए हैं, आप इसमें से मुझे 5 लाख दे दो, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में, मेरे को उसको बचाना है। मैंने कहा भैया दिखाओ कहाँ है। उनका पैसा एक ऐसे फंड में, एक ऐसे यूलिप में, एक ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो गया था, जहां पे वो अगले 5 साल निकाल ही नहीं सकते थे, कुछ भी हो जाए। एंड आई वाज लाइक, क्या कर दिया इन्होंने, कि अभी अभी इनके पास लाइफ में पैसा आया है, और किसी ने अपने कमीशन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इनको कुछ ऐसी चीज चिपका दी जिससे अपनी वाइफ को नहीं बचा पा रहे। उस दिन रात में मेरे को ऐसा हिट हुआ ये चीज, मेरी मम्मी को भी पता, पापा को भी पता, मैंने डिनर स्किप किया था ना। आई फेल्ट रियली बैड। मैं बहुत इमोशनल हूँ। अगर जो भी मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि ये इमोशनल आदमी है, ज्यादा नहीं हैंडल कर पाता, ये इमोशन में थोड़ा हाई रहता है। एंड आई वाज लाइक, यार ये तो कुछ गलत हुआ। तो वहां पे हमने फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम फ्री सेशन देते थे। कुछ हमारी होटल्स में होते थे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाके फ्री सेशन, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो मार्केटिंग, जीरो पिचिंग, किसी को नहीं बोलता था क्या करता हूँ, बस बेसिक फाइनेंस जाके समझाना वाज एन ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ था। हमने करीब 300 सेशन कर दिए थे, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव था 20,000 लोग, हम 25,000 लोगों तक पहुंच चुके थे। उसके बाद हमें राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए अवार्ड दिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने मल्टीपल टाइम्स रिकॉग्नाइज किया कि यार ये फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छा कर रहे हैं, राजस्थान में अच्छा स्प्रेड कर रहे हैं। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, व्हाट नेक्स्ट। अब अगर हम ये जो कर रहे हैं, जो करते रहे, तो 25,000 की जगह लाख लोग हो जाएंगे, बट नंबर कैसे बढ़े कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वहां पे मेरा सोशल मीडिया आया। उस समय मैंने देखा सोशल मीडिया में प्रांजल था, जैसे प्रांजल वाज वन ऑफ द इनिशियल गाय, जिसको मैंने यस। देखा था कि यार प्रांजल कर रहा है और ये बात तो सही कर रहा है और बात फैला रहा है। तो मैंने उसी ऑब्जेक्टिव से सोशल मीडिया पे आया। 2018 अक्टूबर नवंबर तक मैं सोशल मीडिया पे आया, और वहां से मैंने कहा कि यार ये स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, जो अपन फिजिकल सेशन में बोलते हैं उसी को ऑनलाइन बना बना के डालते हैं। वो नहीं चल रहा था, क्योंकि वो स्टाइल अलग होती है, फ्रेमवर्क अलग होता है, कुछ नहीं पता था। बट ऐसे स्टार्ट हुआ था सर, ये फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करने के लिए, कि ऑब्जेक्टिव है कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री ऑफ सेवर्स टू कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। ये मैंने मेरी कंपनी का मोटो भी बना रखा है। अगर आप मोटो पूछोगे, मेरी पूरी किसी भी एम्प्लॉय से पूछोगे, सब ये बताएंगे, कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री ऑफ सेवर्स टू कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ये थी फाइनेंस की जर्नी, जो यूट्यूब पे फिर स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों, आप लोग अनंत को जनरली जानते होंगे कि इनका स्टॉक सिलेक्शन मार्वलस है। प्लस इनका जो आईपीओ की रिपोर्ट आती है, मैं खुद चेक करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को ट्रस्ट कर पाता हूँ, एंड अनंत इज़ वन ऑफ देम, जिसको कि मैं सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ। तो आपके मैंने बहुत सारी रील्स भी देखी हैं, वीडियो भी देखी हैं आईपीओ पे। तो आप किसी भी आईपीओ में जाने के लिए, या आप जो सजेशन देते हैं, उसका क्या वो रहता है, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच पीपल शुड जनरली सी बिफोर इन्वेस्टिंग? क्योंकि 80% आईपीओ ऐसे होते हैं जो बहुत रोजी दिखते हैं, और बाद में लोगों की वेल्थ खा जाते हैं। और मैं ऐसे आईपीओस को कहता हूँ वेल्थ डिस्ट्रॉयर। क्योंकि आप एक इंटेंशन से घुसते हैं, चाहे आप 5,000 की एप्लीकेशन लगाएं, 1.5 लाख की लगाएं, 5 लाख की लगाएं, जो भी आपका एक ब्रैकेट ऑफ थॉट है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन गए। मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ, जैसे पेटीएम, शुरू में जोमेटो। ठीक है, अब जोमेटो लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आया था तब तो वेल्थ डिस्ट्रॉय ही कर रहा था। तो और जबकि लोगों ने ये देखा था लगाने से पहले कि हर फ़ोन में आज पेटीएम का ऐप है, क्योंकि डिजिटल इंडिया में सबसे ज़्यादा पेटीएम ही चला था शुरू में। तो जब एक इतनी अच्छी कंपनी वो भी लोगों को लॉस दे गई, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट आईपीओ इन्वेस्टमेंट? एंड वन एड ऑन इसमें कि अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ जाएं। भाई हम, हो सकता है कंपनी अच्छी है, हमने अप्लाई किया, लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिलती है, तो अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाभी। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं स्टॉक्स का नाम नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी, हम सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो हम शेयर कर देते हैं। मैंने भी स्टॉक का नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हाँ वो बैक रेफरेंसेस हैं हाँ हमारे हाँ हाँ पास, हाँ। क्योंकि और लोगों ने। आईपीओ में व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं डीआरएचपी जो होता है, जो 200 250 300 पेज का होता है, उसको समराइज करके बता देता हूँ, अच्छा। ताकि आप समझ पाओ।
अब अगर कोई नया इन्वेस्टर है ना जो काम करना स्टार्ट करना चाह रहा है मार्केट में, आई फील सबसे सेफ और स्टार्टिंग पॉइंट उनके लिए आईपीओ हो सकता है। और ये ऐसा नहीं कि आज के दिन है, 1980s में जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, तो उस समय वो सिर्फ आईपीओ का काम करते थे। वो कहते थे उस समय तो क्या होता था, आप 100 रुपए की एप्लीकेशन लगाओ, 100 रुपए चिपक के मिलते थे। मतलब आपका ग्रे मार्केट में पहले ही अभी तो आज तो ग्रे मार्केट चलो इलीगल मार्केट है इंडिया में, अभी काफी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पर उस समय तो खुला काम होता था ग्रे मार्केट में भाई साहब। तो ग्रे मार्केट का काम बहुत चलता था। 1980s में सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा आईपीओ में कमाया। 2004 से 2007 में विजय किड़िया सर जैसे है कुछ लोग जिन्होंने 100 गुना, जैसे उनका एक अभी रिसेंटली एक स्टोरी सेरा सेरेमिक की फेमस हो रही है, जिसमें उन्होंने अपना पैसे को बहुत मल्टीप्लाई कर मेरे दिया। कस्टमर थे वो। अच्छा, मतलब अच्छा सेरा मधुसूदन सेरेमिक वाले। सिरेमिक, पहले मधुसूदन सिरेमिक थी वो। तो अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कड़ी में उनका प्लांट है एंड बिल्कुल आई बिल्कुल यूज्ड टू बिल्कुल। सप्लाई सिरेमिक कलर्स टू तो देम। इसमें विजय किड़िया सर की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब तो खैर उन्होंने सोशल मीडिया पे कर दी ये बात, बट पहले हमारा डिस्कशन भी हुआ था। 1 रुपए का स्टॉक उनको रफली 16,000 रुपए बना के दिया यस। था। तो ये उनकी जर्नी थी। बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता इतना स्टॉक सिलेक्शन। और जैसे आपने कहा कुछ गलत स्टॉक्स में फंसे, उसका एग्जाम्पल मैं मेरे एग्जाम्पल से देता हूँ। मैं फंसा था येस बैंक में, क्योंकि मैंने भी बुक्स पढ़ी है, और बुक्स में क्या बताते हैं, जो आप आजू बाजू देखते हो उधर इन्वेस्ट करो। एग्जैक्टली। मैं रहता था चन्नी रोड पे, हमारे हॉस्टल के जस्ट बाहर था येस बैंक का ब्रांच। डेली सुबह शाम में दिखता था येस बैंक की ब्रांच, और वो मैंने बुक पढ़ ली। बुक में भी लिखा है यार जो तुम्हें डेली दिख रहा है उधर इन्वेस्ट करो, तो मैंने कर दिया। और खराब नहीं था सर इनिशियल एक्सपीरियंस, बहुत पैसा कमाया स्टार्टिंग में। पर जब ये 2018 19 20 में जब ये गेम बजना स्टार्ट हुआ, मिस्टर राणा का कुछ। वो तो बहुत गजब ही मैटर हुआ। बट जैसे ही मैटर स्टार्ट हुआ, मेरे को उस नाम पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं वहां पे एवरेज डाउन करा। वो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम शायद एवरेज डाउन किया होगा, क्योंकि मुझे उस नाम पे भरोसा था। मैंने कहा डेली अभी भी मैं इसकी देखता हूँ ऑफिस, यार अभी है सब जगह, तो बढ़िया नाम है। और मैंने उसमें पैसा कमा रखा था। पैसा आप खोते वहां पे जहाँ पे कमाते हो। और 2011 12 13 में मेरे पास पैसे कम थे तो मैं कम कमा रहा था, अब पैसे ज्यादा थे तो खो ज्यादा रहा था। तो मेरा सबसे पहला लॉस इसी माइंडसेट से हुआ था कि जो दिख रहा है वही लेना चाहिए। तो हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक माइंडसेट में कुछ लूपहोल्स होते हैं। अगर 100 रुपए आप लगाते हो किसी में, 100 जगह लगाओगे तो शायद 70 जगह वो काम करेगा, 30 जगह नहीं भी करेगा। तो ये समझना पड़ेगा। आईपीओ की बात करने पे आते हैं। आईपीओ में होता क्या है, मेन लाइन आईपीओ, एसएमई आईपीओ। पहले मैम आपका क्वेश्चन कि यार अपन कैसे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाए। सबसे पहले अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आपको मिथ्स को छोड़ना पड़ेगा और मिस्टेक्स करनी को छोड़नी पड़ेगी। अब मिथ्स क्या है? सबसे पहला मिथ ये है कि अगर मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ, एक लॉट एक नाम से, दूसरे नाम से 2 लॉट, तीसरे नाम से 3 लॉट, चौथे नाम से 4 लॉट, तो रिटेल वाले भाई साहब वो बैठेंगे और हर जिसने जितने लॉट बनाए उसके अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और फिर उसमें से लॉटरी निकलेगी। नहीं होता। अगर कोई अच्छा आईपीओ है, वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो सिंपल सी बात है कि आपका रिटेल कैटेगरी में सिंगल 1 लॉट जो 15,000 के आसपास की होती है, वही एप्लीकेशन कंसिडर होगी और कोई तरीका नहीं है। तो ये मिथ को छोड़ के अपने पैसे को अननेसेसरी ज्यादा मल्टीपल लॉट्स लगाने का यूज नहीं है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, अभी बजाज का आईपीओ आया था, टाटा का, इनमें 50-50 लाख एप्लीकेशंस इंडिया में रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट क्यों हुई? भाई साहब लोगों ने सोचा रिटेल होती है, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, 3 कैटेगरी होती है। मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने रिटेल में भी लगा दिया, स्मॉल एचएनआई में लगा दिया, स्मॉल एचएनआई में लगा दिया, बिग एचएनआई में लगा दिया। अगर एक नाम, वो तो पैन कार्ड से है ना आजकल के, एक एक पेन पैन से कार्ड से आप एक ही एप्लीकेशन लगा डबल सकते हैं। एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी दोनों। रिजेक्ट होगी। पता है आपको, मुझे पता है। फिर भी इंडिया में 50 लाख एप्लीकेशन इस नाम पे रिजेक्ट हुई है कि उन्होंने डबल एप्लीकेशन लगा रखी है। नहीं लोग थोड़े से ऐसे भी स्मार्ट प्ले करते हैं कि मेरा एक एक्स में अकाउंट है, एक वाई में हाँ, अकाउंट जीरोधा है, में, एंजल में तो दोनों जगह लगा दिया। दोनों जगह उनको लगा लगता है अलग अलग डीमैट हो हाँ, गया, नहीं होता। नहीं। ये बहुत बड़ी बट मिस्टेक है इट जो इज करते फ्रॉम हैं। द पैन कार्ड। पैन आप कार्ड एक से होता है। इंडिविजुअल हैं, वो एक ही लगेगी आपकी। इसका हाँ। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, जब आपका माइनर होता है तो माइनर के नाम से आप एज अ मेजर उसका गार्जियन बनते हुए लगा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड, लोग अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते हैं। अब डीमैट से आप एप्लीकेशन लगाने में क्या होता है, आपने कभी अपना डीमैट नंबर गलत डाल दिया, कभी कुछ गलत डाल दिया, कभी यूपीआई बैंक डिटेल गलत डाल दी। ये गड़बड़ मत करो। आपको अपनी बैंक में जाना है, बैंक की वेबसाइट पे आसबा एप्लीकेशन लगती है। मैं पर्सनली हमेशा अपनी आसबा लगाता हूँ, वहां पे मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ओके। तो सीधा आसबा एप्लीकेशन लगाना स्टार्ट करिए। चौथा, आप जब अप्लाई कर रहे, कई लोग होता है मैं लास्ट दिन के लास्ट मिनट पे करूंगा, फिर उसके लास्ट दिन के लास्ट मिनट पे अगर कोई बहुत बड़ी नाम का आईपीओ होता है जो बहुत फेमस हो रहा होता है, उसमें उनके भाई साहब बैंक नहीं चलती, कभी डेबिट टाइम से नहीं होता। तो ये गड़बड़ मत करिए। पांचवी जो मिस्टेक होती है वो भी बहुत सारे की होती है। मेरे तो एक एम्प्लॉय, मेरा एडिटर है भाई, उसका एक वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ जो इंडिया में आया था, जिसने बहुत पैसा कमा के दिया, अभी रिसेंटली जो टाटा का आया था, उसमें एप्लीकेशन लगा। 15,000 का अलॉटमेंट था, 15,000 का उसको अलॉटमेंट आ गया, उसको चिपक के 15,000 उसको मिलने वाले थे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। बट भाई साहब ने क्या किया, आई डोंट नो व्हाई, कैसे क्या गलती करी, बैंक में उसका वो अमाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, उसने वो पैसा यूज कर लिया। तो और जब बेनिफिट डेबिट हुआ उसको शेयर्स मिल गए, फिर उसको रिवर्स क्रेडिट करने पड़े। रिवर्स करेक्ट। भाई साहब उसको उल्टे पैसे लग गए। हाँ।
तो ये गलती मत करिए। एक और फाइनल मिस्टेक में 5 तो ये होगी, छठी एक छोटी सी मिस्टेक, थर्ड पार्टी नाम से पेमेंट करना बंद करिए। जैसे आप हो गए दीपक सर, आपने सोचा कि मैं मेरी वाइफ का भी मैं ही मेरे यूपीआई से डाल दूंगा, आपने डाल दिया, आज दिक्कत नहीं आई, पर एज पर लॉ वो रिजेक्ट होना चाहिए। रिजेक्ट होना चाहिए। बट काफी बैंकों में चल जाता है, काफी केआरएस में चल जाता है, आपको लगता है चल गया तो चल गया, बट चला नहीं चला हमें नहीं पता, दिक्कत आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये आप गलती मत करिए, कुछ गलतियां हो गई। अब अलॉटमेंट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर आप मेन लाइन आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप बिग एचएनआई पे अप्लाई करने की कोशिश करो। 10 लाख की एप्लीकेशन है, वहां पे सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है इंडिया में, बिग एचएनआई पे अप्लाई करो। अगर आपके पास बोलते हो यार मेरे पास 15 लाख रुपए तो एक नाम से बिग एचएनआई लगा दो, बाकी सब नाम से रिटेल लगा दो। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी इंडिया में सबसे ज्यादा अप्लाई की जाती है और सबसे वेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि आम आदमी अपन क्या बोलते हैं, यार भैया मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है पर 3-4 लाख तो जुगाड़ लूंगा। तो जो 3-4 लाख रुपए लगाने वाले लोग ना बहुत ज्यादा है इंडिया में। वहां पे सपोज करते हैं 50 गुना ओवर सब्सक्राइब होता है तो 50 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। तो बिग एचएनआई, सेकंड रिटेल और थर्ड स्मॉल एचएनआई पे आपको आना है। अब तो एसएमई आईपीओ भी आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज पहले तो क्या होता था, जिसके पास ज्यादा पैसा उसको मिलता था अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, अब वो रूल हट गया है। अब एसएमई आईपीओ में भी 1 जुलाई 2025 अब भी रिसेंटली रूल बदला है, रिटेल, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई आ गया, और वहां पे भी लॉटरी चलेगी सेम आपके मेन के जैसे। बस चेंज इतना हुआ है, रिटेल में वहां पे आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना वो पड़ेगा। लॉट साइज का सिस्टम है लॉट साइज का वहाँ। सिस्टम है, रिटेल में होता है 2 लॉट, स्मॉल एचएनआई में मिलता है 3 लॉट, बिग एचएनआई में मिलेगा 3 लॉट। ओके। तो उतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। 3 लॉट मतलब एक लॉट वहां पे होता है 1,25,000 से 1,50,000 के आसपास का। मतलब 5-1 लाख की मिनिमम एप्लीकेशन होनी चाहिए वहाँ। नहीं, एप्लीकेशन वहां पे बड़ी जाएगी 10 लाख की। अच्छा 10 लाख, लेकिन अलॉटमेंट मिलेगा 3 लॉट का। ओके। एप्लीकेशन लगेगी 10 लाख की, अलॉटमेंट मिलेगा 3 लॉट का। मेनलाइन आईपीओ में एप्लीकेशन जाएगी 10 लाख की, अलॉटमेंट मिलेगा 2 लाख का। जो स्मॉल एचएनआई का कैटेगरी होती है, अलॉटमेंट इतना ही मिलेगा। तो ये सारे रूल्स को फॉलो करो। एसएमई आईपीओ में भी बिग एचएनआई सबसे अच्छी कैटेगरी, रिटेल सेकंड और थर्ड पे आती है स्मॉल एचएनआई। अगर आपके पास सपोज करते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए और 10 नाम है, तो जितने नाम से आप रिटेल लगा सकते हो रिटेल लगा लो पहले आप। हर एक नाम से, अगर आपके पास 10 नाम है, 15 नाम है, तो सबसे पहले रिटेल फुल करो, फिर तो जितना पैसा रिटेल में मतलब आपका जो है मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम आपको 1.5 लाख की जो 2 लॉट के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2 लॉट के लिए शायद 3 ये लाख हम होगा। एसएमई की बात कर रहे एसएमई हैं। में 3 लाख बट होता अगर है हम मेन बोर्ड की बात कर रहे हैं तो तो 15,000। 15,000। तो 15,000 अगर आप लगाते हो तो आप कौन सी लगाते हो? 15,000 मैं वाली? लगाता हूँ बिग एचएनआई सारी। बिग एचएनआई सारी 10 बिग लाख एचएनआई वाली लगती जो है। है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मेरे पास मैं हर नाम से बिग एचएनआई लगाता हूँ। एसएमई आईपीओ में हर नाम से बिग एचएनआई लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। सपोज करते हैं मल्टीपल आईपीओ आ गए, फंड्स अटक गए, तो जिधर पॉसिबल होता है सबसे अच्छा आईपीओ में वहाँ पे बिग एचएनआई, बाकी सब में रिटेल लगा के छोड़ देता हूँ। ठीक है। रिटेल भी एसएमई आईपीओ में 3 लाख की एप्लीकेशन जाती है, ध्यान रखना। दूसरा एक चीज़ और बताइए, अलॉटमेंट आ गई, तो आप उसे अलॉटमेंट आते ही कैश कर लेते हैं या यू कीप देम होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम? एंड इसमें वन एड ऑन इसमें भी हुँ। कि जब अलॉटमेंट की डेट होती है तभी अप्लाई करना बेटर रहता है या कुछ दिन वेट करनी चाहिए? जैसे 2 या 3 दिन का वो मिलता है, विंडो हमें जो है विंडो 2-3 है। दिन का जो आपने तो बताया कि जैस लास्ट दिन ही करना चाहिए, वो तो इन्होंने बता हाँ, दिया। लेकिन ना कंफर्म्ड है आपको लगाना ही है तो फर्स्ट सेकंड डे लगा दो। थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो थर्ड डे 1 बजे से पहले पहले लगा के फ्री हो जाओ आप। ओके। ओके। हाँ, अगर कोई एसएमई आईपीओ उसमें आपको रुकना है तो लेट तक भी रुक जाओ, बट फिर रेडी रहना, बाय चांस नहीं भी लगा तो ज्यादा दुख मत मनाना। अब स्ट्रैटेजी क्या होती है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था सर यूट्यूब पे। अनंत, एक और मैं यहाँ पे सवाल है जो बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं। हाँ जी सर। पहले दिन मान लो जो सबसे पहला भी कोई एप्लीकेंट होगा और मान लो 1 लाख एप्लीकेशन लगनी है, तो 1 लाख हमें पता लग गई कि लग गई। फिर हम कहते हैं 2x, 3x, 5x ओवर सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 50 लाख लग गई। 1 लाख की जगह 50 लाख लग गई तो 50x हो गया। तो क्या जिसने सबसे पहली एप्लीकेशन लगाई है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या जो सबसे लास्ट लगी है उसकी, या लॉटरी सिस्टम है लॉटरी किसी के? लॉटरी कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ कोई रहा, फर्क पहला नहीं पड़ता। आखिरी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके। प्योर लॉटरी सिस्टम है। और कुछ एप्स भी है सर, कुछ एप्स बोलती है लॉटरी में हमारा जुगाड़ है और आपको करके देंगे। अभी रिसेंटली केस हुआ था, गुजरात के एक थे, उन्होंने हमें भी कनेक्ट किया था। अब तो उनका न्यूज में भी आ गया, आप गुजरात आईपीओ स्कैम ढूंढोगे मिल जाएगा। अभी केस सुनाता हूँ क्या हुआ। उनको एक फेसबुक पे एड पे एक मोबाइल ऐप मिली जिन्होंने कहा हम आईपीओ के जुगाड़ करते हैं, आपको अच्छा। लॉटरी लगाने का। कहा, भाई साहब बहुत बढ़िया। उन्होंने लगाया पहला आईपीओ लग गया उनको। उन्होंने लगाया 2 लाख रुपए स्मॉल एचएनआई और उनको मिल गया, और उसमें पैसा 1.5 हो गया, तो उसके 2 लाख के 3 लाख हो गए। ही वाज हैप्पी। उसने थोड़ा सा विड्रॉ किया, विड्रॉ भी मिल गया। फिर उसको बना कि यार ये तो काम तो अच्छा है यार। उसने घर के हर एक मेंबर के नाम से खोल दिया उसी ऐप में, उनका डीमैट खोल दिया। वहीं स्कैम शुरू। दिख रहा है सब डीमैट, सब कुछ दिख रहा है।
एंड में लेते लेते 70 लाख रुपए वहां पे जा चुके थे, जो उसकी वैल्यू उनको दिखा रही थी 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और ये 2-3 महीने का गेम हो गया, सब आईपीओ में अलॉटमेंट, सब आईपीओ में प्रॉफिट, एंड ही इज किसी को नहीं बता रहा। भाई साहब ये तो मेरे को सोने की चिड़िया मिल गई, मैं किसी को बताऊं क्यों, क्योंकि कम जितने कम को बताऊंगा उतना अच्छा रहेगा। निकालने की कोशिश करी, कहा भैया पहले तो 10% टीडीएस दो। उसने कहा चल ठीक है यार, 1 करोड़ 40 लाख रुपए यार दे देता हूँ, 14 लाख दिए। फिर बोला अब आपको 1% की एसटीटी भी लगेगी, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पेशल लगती है, उसको लग गया स्कैम। उसने रिपोर्ट करी, पैसा नहीं निकला, टूबा आज भी ढूंढ रहे भाई साहब क्या हुआ। तो कोई अगर आपको बोल रहा है ना भैया मेरे पास जुगाड़ है, भाई जुगाड़ नहीं होता। मेरे दोस्तों की कंपनी आई है जिन्होंने आईपीओ निकाला है, मेरे पास वहां पे भी जुगाड़ नहीं है, तो कहीं जुगाड़ नहीं होगा आपका। दोस्तों, सेबी इतना स्ट्रिक्ट है, या तो आपका कोई कंपनी में डायरेक्ट बोर्ड में कोई जान पहचान हो तो आप प्रेफरेंशियल ले लो। दिस हाँ, इज वन प्री वे ऑफ आईपीओ प्री अलॉटमेंट। आईपीओ या प्रेफरेंशियल जिसे बोलते हैं। अदरवाइज इस किसी भी स्कैम में मत पड़ना कि कोई आपके पैसे से आपको दिलवा सकता है। सब स्कैम हैं, सब फ्रॉडस्टर हैं, कुछ नहीं मिलना। अभी तो सर कृपया एनएससी कर, पे स्कैम हो गया, हाँ, आपको पता चला एनएससी वाला स्कैम? प्री उसमें प्री बेच, हाँ, प्री आईपीओ। उसमें मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। अभी बीच में एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हुआ उसका, भाई साहब वो 3 थे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे। उन्होंने क्या किया कि एनएससी के शेयर हो रखा है, उन्होंने कहा, हम लाके देंगे एनएससी के शेयर। पैसे ले लिए, शेयर डिलीवरी नहीं दी। शेयर डिलीवरी यूजुअली अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो 1-1 महीने ले रहा था एनएससी का। भाई भाग गए, वो भाग गए। कच्चा दोस्तों, लालच। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जहां भी आपकी ग्रीड होगी स्कैम वहीं होगा। आप ग्रीड नहीं करेंगे, स्कैम हो नहीं सकता। अब आप इसको आज से जाके पीछे देखिएगा कि स्कैम वहीं हुआ है आपके साथ जहां आपने अपनी ग्रीड को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया है। एक और एग्जांपल दूं भैया, मेरे को आपके स्कैम से आया, थोड़ा स्कैम हाँ। ज्यादा हो गया, बट एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिसेंटली क्या बात चल रही है कि मैं 10% कमा के दूंगा दिन के, ये टेलीग्राम चैनल हाँ, बहुत आ रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, सपोज करते हैं आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है। मैं 1 मिनट, हाँ, दोस्तों, जैसा मैं अपने कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, मेरे नाम से कई टेलीग्राम चैनल चल रहे बच हैं। के रहो। 4,000 के 16,000 4 घंटे में। हाँ, मैं इस पे ये कहता हूँ कि भैया अगर ये इसी एक्सपोनेंशियली इसी तरह बढ़ रहा है तो ये दुनिया में सबसे बड़ा आदमी हो जाएगा केवल 1 महीने में। हाँ, और कितना बड़ा होगा वो अपन हाँ। कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग डेज 250, जी, 250। आपने 1 रुपए से स्टार्ट किया और हर दिन आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल। 250 दिन पे कितना कैपिटल होगा, मतलब 1 साल में आपका कितना कैपिटल हो जाएगा वो 1 रुपए का? गैस करो सर। दुनिया में सबसे बड़े आदमी बन जाओगे आप। 2200 करोड़। जी, 1 रुपए को 10% से आप एवरीडे अगर बढ़ा पा रहे हो, तो 1 साल में आपके पास 2230 करोड़ रुपए होगा, 40 करोड़ रुपए होगा, 2240 करोड़ टू बी एग्जैक्ट आपके पास हो चुका होगा। आपने अगर वो कहानी एक सुनी हो, हाँ एक जी बार सर। एक राजा था, उनके यहाँ एक कोई संत आते हैं, हाँ, तो वो कहते हैं भाई मुझे भिक्षा दो। तो उसने कहा अरे मांगो, क्या मांगोगे, तो क्या हमारे पास बहुत पैसा है और हम ये। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप एक काम करो, ये शतरंज खेल रहे हो आप, पहले दिन मुझे 1 दाना दो, फिर 2 कर दो, फिर 4 कर दो, फिर 8 कर दो, फिर 16 कर दो, इस तरह से आप हर दिन दाना डबल करते जाओ। राजा ने कहा पागल है, ये क्या मांग लिया इसने। मैं तो, अरे गिनती शुरू करो। 50वें दिन पूरे राज्य तो छोड़ो, देश में नहीं थे उतने चावल, एक एक दाना। क्योंकि कंपाउंडिंग जब चलती है तो वो एक्सपोनेंशियली चलती है और लोगों को ये नहीं समझ में आता। तो ये इंटरेस्टिंग है, बच के रहना चाहिए। हाँ, अपन मैम के क्वेश्चन पे आते हैं कि आईपीओ में करना क्या है। जी, इसमें ना रूल ऑफ 5 और रूल ऑफ 15 मैं फॉलो करता हूँ, बहुत सिंपल से रूल है, पास डेटा के ऊपर है। वो पास डेटा का वीडियो एक थोड़ा लंबा है जो मैंने चैनल पर डाल दिया है। मतलब अगर आप लिस्टिंग गेन बुक करते हो, हिस्ट्री ये बताती है, अगर हर साल आप लिस्टिंग गेन हर एक आईपीओ में रैंडमली अप्लाई करके बुक कर रहे थे तो आप हर साल प्रॉफिट में थे इंडियन मार्केट में, वर्सेस अगर आप बाय एंड होल्ड कर रहे थे तो आपके काफी सारे साल लॉस वाले में निकल रहे लॉसेस थे में और थे। ओवरऑल प्रॉफिट कम हो रहा था। ये डेटा है, मैंने 2023 तक का ये डेटा में पूरी स्टडी कर रखी है, वो डेटा का वीडियो मैंने डाल रखा है। उस डेटा के बेसिस पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अगर आप मेनलाइन आईपीओ में अप्लाई करते हो आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। मैं फॉलो करता हूँ रूल ऑफ 15। वो क्या कहता है, अगर कोई बहुत अच्छा आईपीओ है उसको हम सेपरेटली डील करेंगे, नॉर्मल आईपीओ को सेपरेटली डील करेंगे। अगर नॉर्मल आईपीओ है तो प्री आईपीओ ओपन, मतलब 10 बजे से पहले पहले, प्रोबेबली 9:45 से पहले पहले मेरे सेल्स का ऑर्डर डल चुका होगा। 100 रुपए का है, मेरे को लग रहा है 120 पे आएगा, मैंने 110 का ऑर्डर डाला और अगर 120 गया तो 120 से मेरा प्राइस मैच होके बिक जाएगा। मैंने प्री आईपीओ में बेच दिया उसको पहला, अगर नॉर्मल प्री आईपीओ मार्केट में, प्री मार्केट में 20% सॉरी रिटर्न। प्री मार्केट में हाँ, बेच दिया, जो भी मतलब प्रॉफिट मेरे को मिल दोस्तों, रहा है आज इनका अलॉटमेंट आ गया, आज लिस्टिंग होने वाली है, 10 बजे घंटा बजेगा, इन्होंने उससे पहले ही अपनी बेच बिड दिया। डाल दी
और वो जिस भी रेट पे खुलेगा, अगर आपकी बिड कम की होगी तो उस पे बिकेगा। ये मत सोचिएगा कि आपने 110 डाला है, वो 150 खुला तो आपका 110 बिकेगा। आपका पहली टिक पे टिक पे 150 पे 150 ही बिकेगा। बिकेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस ले लेगा वो। परफेक्ट सर। तो अगर नॉर्मल आईपीओ तो और हमने ये इसमें कर अगर दिया, वो 90 पे खुला, तो इनका फिर वहाँ क्यू में लग जाएगा कि पेंडिंग रहेगा। 110 रेट आएगा तब बिकेगा। आई होप 90 वाला तो आप अप्लाई नहीं करोगे, इतना तो स्टडी नहीं, कर नहीं, लोगे, बाई चांस मैं बट कर लिया। जस्ट फॉर एन कभी एजुकेशन फंस गया, पर्पस, जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल एसबीआई कार्ड का फंसा था सर, जी, सबको पसंद था, कोविड आ गया, फंस गया आईपीओ, क्या करे? बहुत अच्छा आईपीओ, सबसे बिल्कुल। बड़ी कंपनी, बट कोविड आ गया, कोविड का समय आ गया, मार्केट घुस गया और फंस गया आईपीओ। तो फंसते भी है सर कभी ना कभी तो ये हो गया खराब आईपीओ मेन लाइन के। अब अच्छा आईपीओ मेन लाइन के, तो पहले 15 मिनट का लो को मैं मार्क कर लूंगा, इंश्योर करूंगा कि पहले 15 मिनट तक एवरेज ट्रेडेड प्राइस से वो ऊपर चल रहा है। 15 मिनट का लो अगर कट जाता है तो मैं इमीडिएटली काट दूंगा सौदे को, एग्जिट हो गया। अगर नहीं कटा तो उसको 1 दिन तक, 2 दिन तक और थर्ड डे मॉर्निंग पे बेच दूंगा। ये 2.5 दिन तक मैं मैक्सिमम ट्रेल कर सकता हूँ। ये उसी आईपीओ करूंगा जो बहुत ही प्यारा होगा। ये मेरा रूल ऑफ 15 हो गया मेन लाइन आईपीओ के लिए, बहुत सिंपल। एसएमई आईपीओ के लिए क्या करना है? एसएमई आईपीओ को प्री ओपन में कभी नहीं बेचना, दिक्कत आएगी, क्योंकि अब 90% पे प्रॉफिट कैप हो जाता है। 90% से ऊपर आप नहीं कमा सकते हो। पहले 200% खुल जाते थे, अब वो 90% पे कैप मैक्सिमम हो गया। प्रॉफिट कैपिंग हो गई। वहां पे आपको लगाना है रूल ऑफ 5। अगर आपका आईपीओ ओपन हुआ है एसएमई में, या तो वो ओपन हो 12-1 बजे तक की अपर सर्किट पे या लोअर सर्किट पे चल जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस से ऊपर चल रहा है, अपर सर्किट पे लग गया, आप कुछ नहीं करोगे पहले दिन। दूसरे दिन आपको अपर सर्किट में मिलेगा, आप कुछ नहीं करोगे। तीसरे दिन आपका सर्किट ओपन होगा। अगर ओपन होने के बाद 2.5% से ज्यादा नीचे आके वो सस्टेन कर रहा है, तो आप बेच के प्रॉफिट बुक कर लोगे 2.5 दिन पे। अगर नहीं हुआ कुछ भी, नीचे थोड़ा सा आया, तो आप देखोगे वापस से उसको सर्किट लग जाएगा। अगर तीसरे दिन पे सर्किट लग गया, तो 5वें दिन सर्किट हो नहीं हो, मैं 5वें दिन पे एग्जिट कर दूंगा। दिस इज माई रूल ऑफ 5। क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है एसएमई नॉर्मल आईपीओ 2.5 दिन तक सर्किट लगता है, अच्छे आईपीओ में 5 दिन तक सर्किट लगता है। 5 दिन के ऊपर सर्किट लगने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, फंसने लग जाता है वहां पे मामला प्रोबेबिलिटी में। तो अगर मेरे को रूल ही बनाना है तो रूल ऑफ 5 को मैं फॉलो कर लूंगा। ये हो गया मेरा एग्जिट का रूल, बहुत सिंपल, मेन लाइन और एसएमई। नेक्स्ट, अभी हमने आईपीओस पर इतना अच्छा, बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशन किया। अनंत, यू हैव बीन अ वेरी गुड ट्रेडर ऑल्सो, स्टॉक ट्रेडिंग आप करते हो, तो इतनी नॉइजी मार्केट में कैसे अच्छा स्टॉक पिक करा जाए? आई एम नॉट आस्किंग कंपनीज, बट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आज मुझे इन्वेस्ट करना है तो हाउ शुड आई पिक अ गुड स्टॉक? जैसे अभी इतना मार्केट फॉल हुआ, फिर आराम से, मतलब फॉल होने के बाद भी उसने बहुत अच्छी रिकवरी दी, लेकिन स्टॉक्स ने उतनी रिकवरी नहीं दी है, इंडेक्स ने दी है। तो इफ आई वांट टू इन्वेस्ट माय मनी से फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years और 7 years, सो हाउ शुड आई पिक अ गुड स्टॉक? मैम देखिए, पहले तो मैं अगर आपको 5 साल 10 साल के लिए करना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ म्यूचुअल फंड कर लो, स्टॉक्स मत पिक करो, क्योंकि स्टॉक्स में आपके पास मजा नहीं कचरा आता रहता ना। रहेगा। तो सर मजा आना है तो कसिनो जाओ, मैम मजा लेना है तो कसिनो जाओ। मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट इज अ सीरियस बिजनेस, इसको सीरियस रखो। अगर आपको मजा लेना है, आपको सट्टा ही मारना है, तो आप चाहते हो कि 5 साल में डबल हो, वहां पे 5 मिनट में पता चल जाएगा। 5-5 मिनट में आपके डबल। आप कसिनो में रूले गेम होता है, रूले में यस। प्रोबेबिलिटी होती है 47% आपके साइड में, आप रूले खेलो। स्टॉक मार्केट इज सीरियस बिजनेस। मैं पर्सनली मोमेंटम ट्रेडर था, और उसके साथ मैं एल्गो में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग करके मेरा मेन थीटा डीके पे और डेल्टा पे थोड़ा सा काम होता था, वो मैं करा करता था। वो थीटा डीके डेल्टा वाला मैंने काम अभी कम कर दिया, काफी रेदर बंद कर दिया, बिकॉज कुछ ऑपरेटर गेम्स और कुछ फ्रीक ट्रेड्स की वजह से लॉस हो रहा था, तो मैंने काफी कंट्रोल कर दिया उस चीज को। स्टॉक्स में मैं अभी भी करता हूँ। मेरे को जो लंबे समय के लिए होल्ड करना होता है, मेरा लंबा समय होता है 6 महीना। मैं पर्सनली करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, मेरे को स्विंग ट्रेडिंग पसंद है। सबको अपना अपना होता है। मेरे को लगता है मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, तो मैं म्यूचुअल फंड चूज करता हूँ या इंडेक्स फंड चूज करता हूँ, इसलिए क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मी हैविंग इमोशनल अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर स्टॉक, वो कम हो जाती है। और म्यूचुअल फंड में आप कमा के निकलोगे। स्टॉक्स जब मैं 10 साल की बात करता हूँ, मुझे लगता है 10 साल आप स्टॉक्स सबसे पहले तो रख नहीं पाओगे। रखोगे तो वो रखोगे जो लॉस में है, प्रॉफिट वाले आपके निकलते जाते हैं, तो विनर्स निकलते जाते हैं, रूलर्स लूजर्स आपके पास आते जाते हैं। इसलिए मेरे को स्टॉक में लॉन्ग टर्म नहीं समझ आता। मुझे स्टॉक्स में समझ आता है एक स्विंग करना। प्रोबेबली सबसे बेस्ट मेरे को स्विंग लगता है 3 हफ्ते से लेके 6 महीने के बीच की टाइम होराइजन, ये मेरे को सबसे बेस्ट सूट होता है। तो मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ। सब अपनी अपनी स्टाइल होती है, कोई लॉन्ग टर्म भी करते हैं। अगर आप में इतना पेशेंस है तो आप रख सकते हो। अब मोमेंटम में जैसे राकेश झुंझुनवाला सर कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, बट सारा उनका मेजर पैसा ट्रेडिंग से आया है, उन्होंने भी ट्रेडिंग करी, तो मेरे को वो ट्रेडिंग करना ज्यादा पसंद है। अब ट्रेडिंग में क्या सिलेक्शन करता हूं, मेरे को चाहिए कमाती हुई कंपनी। अगर कोई कमाऊ बेटा, हम क्या करते हैं घर में सर, 2 बच्चे हैं, एक है कमाऊ, एक है जो नहीं कमा रहा। कमाने वाले को पास रखते हैं, नहीं कमाने वाला दूर भी जाता हो तो दिक्कत नहीं आती।
स्टॉक मार्केट में मुल्ता करते हैं। कमाने वाले को कहते हैं भाई तू बाहर निकल, तूने कमा लिया ना तू बाहर जा, अगर तू लॉस कर रहा है भाई तू मेरे पास बैठ जा। तो ये हमारी सबसे बेसिक मिस्टेक होती है। अब कमाने वाली कंपनी क्या होगी? बेसिक कुछ फिल्टर्स की बात कर लेते हैं, 2-3 वैसे तो डिटेल में कभी कोर्स पे या कभी कहीं डिटेल कोई मास्टर क्लास बनाएंगे तो बात करेंगे। मेरे को चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में 10 कंपनी 15 कंपनी, मेरे को चाहिए हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी। मेरी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ रेट एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एटलीस्ट 18% से बढ़नी चाहिए, इज माई क्राइटेरिया। क्योंकि मेरे को कचरा नहीं चाहिए, मेरे को कॉइन कलेक्शन नहीं करना है यहाँ पे कि मेरे दादाजी कॉइन कलेक्ट कर रहे हैं, हमें स्टॉक कलेक्ट नहीं करना है। हमें चाहिए राजा शेयर, अपनी इंडस्ट्री का बादशाह शेयर। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है अर्निंग क्या कर रहा है, वो ईपीएस ग्रोथ रेट क्या है। सेकंड लगता है यार सेल्स ग्रोथ रेट। ऐसा तो नहीं कि वो ईपीएस तो दिखा रहा है अपने नंबर्स को फ्रॉड करके और सेल्स बढ़ी नहीं रही, तो भाई सेल्स ग्रोथ रेट तेरी क्या है। प्रमोटर को तेरे पे खुद पे भरोसा है नहीं है खुद की कंपनी में कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, एफआईएस बढ़ होल्डिंग रही बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। फिर फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी एक छोटा सा फिगर है, हम चाहते हैं कि हमारा स्टॉक कमा के दे हमें 20% साल के, और हम ऐसी कंपनी में कमा रहे हैं, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका खुद रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 5% का। तो हमें मिसमैच हो कमा गया। ही नहीं सकता। अगर वो खुद 5% कमा रहा है, तुम्हें 20% कैसे कमा के देगा? अब मेरे को कोई चिट्टर बिट्टर स्टॉक्स तो चाहिए नहीं, हमें पेनी स्टॉक्स चाहिए नहीं, हमें क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए, क्वालिटी कंपनी चाहिए। तो ये सब फिल्टर फंडामेंटल हो जाते हैं। फिर टेक्निकली जाके देखते हो कि यार कुछ चार्ट में मुझे पैटर्न दिख रहा है, कुछ मोमेंटम दिख रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ बड़े लोगों की बाइंग हो रही है, एफआईएस बाइंग हो रही है, डीआईएस बाइंग हो रही है, और फिर उसकी तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये मेरा माइंडसेट रहता है तो मेन। टेक्निकल में आप कौन सा पैटर्न कंसीडर करते हो कि दैट इज अ गुड पॉजिटिव पैटर्न, मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा है? मैम मेरे को लगता है भाभी आपके लिए सब कुछ काम करेगा, टेक्निकल्स में सब कुछ काम करता है। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या काम करता है। अभी मैंने आज यहाँ पे 3 चीज बोल दूंगा, मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज फ्री भी डाल रखी है, आप देख लोगे, आप बोलोगे यार ये मैं करूंगा। बट मैंने वो स्ट्रैटेजी फॉलो करी है 3 साल तक, वो मेरी स्ट्रैटेजी हो गई है। आपको अपना टेक्निकल ढूंढना पड़ेगा। मैं तो कहूँ टेक्निकल नहीं भी आता, आप सिर्फ ई में भी लगा के ट्रेड कर लोगे ना, एक 50 ए में हम्म। डाल दिया और रूल बना दिया कि 50 ए में रिक्लेम पे भी काम कर लूंगा, आप पैसा कमा लोगे। बट वो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो टेक्निकल आई फील अगर आप किसी से सीख रहे हो तो ऐसे पॉडकास्ट पे मत सीखो, क्योंकि पॉडकास्ट में मैं आपको एक चीज बता दिया, आपने सुन लिया, आप चले गए आगे, बोला भाई काम कर रहा है। या तो पूरा मेरा 25 मिनट का सिर्फ एक स्ट्रैटेजी अपन किसी दिन, आप लोग बोलोगे कमेंट्स कर दो, अपन स्ट्रैटेजी पे एक फ्री स्ट्रैटेजी डाल देंगे, क्योंकि फिर मेरे को 25 मिनट पूरी उस स्ट्रैटेजी टेक्निकल को समझाने का मौका मिलेगा। रैंडमली सुन के या मेरी बातों से मोटिवेट डिमोटिवेट होकर रैंडमली काम करने में पैसा बनेगा नहीं। तो आपको अपना 1 2 3 स्ट्रैटेजी ढूंढो, 3 स्ट्रैटेजी फिर शिद्दत से काम करो। फिर आपको समझ आ जाएगा यार ये एक मेरे लिए काम नहीं कर रही, हटाओ उसको, ये 2 काम करती है, फिर उस पर काम करो, फिर धीरे धीरे कैपिटल ऐड ऑन करो, कैपिटल ब्रिजिंग करते हुए ऐड ऑन करो। स्टार्टिंग में सारा डाल दिया और लूज कर दिया तो आप फंस जाओगे। ब्रिजिंग करते जाओ, लेवरेज स्टार्टिंग में कम लो, स्विंग ट्रेडिंग आईपीओ से स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, एसआईपीज आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मैप हो जाए, आपकी जो लाइफ की इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस है, गोल्स है, वो आपके लॉन्ग टर्म मैप हो गए। फिर स्टॉक ट्रेडिंग पे आओ, सबसे पहले आप स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो, स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। फिर आप आओ इंट्राडे ट्रेडिंग पे, फिर आप इंट्राडे करो, फिर इंट्राडे भी स्टॉक्स में सीख जाओ, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाओ। तो ये जर्नी कंप्लीट कर लो भाई साहब। हम जाएंगे सीधा फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो हमारा फ्यूचर नहीं रहेगा। हम नीचे से चलते हैं, जो आपने सीक्वेंस बताई है ना कि लास्ट में क्या करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो अभी आ रहे हैं, अपकमिंग ट्रेडर्स, वो उसको फर्स्ट लेते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि वही क्विक मनी। हम्म। वो वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं ना सर, आपने भी बुलाई है, मैंने चीज सुनी भी है कि क्विक रिच थ्योरीज आर यूजुअली क्विक पुअर थ्योरीज। ये वॉरेन बफेट साहब का है और बड़ा अच्छा डायलॉग है, ठीक है। और उनकी ट्रेडिंग तो एक करनी एक पड़ेगी और देखो भी यार। मैं बताता हूँ कि उनका कहना है ऑप्शंस इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हम्म। क्योंकि ऑप्शन के बाद ऑप्शन नहीं रहता, और अगर फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो शायद फ्यूचर बेहतर हो जाए, मैं ये कहता हूँ। हाँ, और वो तो मैं तो फ्यूचर ऑप्शन दोनों अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा आपके लिए क्या अच्छा है। मेरे को जैसे ऑप्शंस बहुत पसंद है सर, ज्यादा मुझे ऑप्शंस पसंद आते हैं। बट ऑप्शंस में ये भी सच है कि ऑप्शन बाइंग का पैसे जाता है और सेलिंग को अगर नहीं करनी आती और निकेट कर दी तो आपका घर जाता है। यस। ये रामदेव सर के साथ मैं जब भी बैठता हूँ हमेशा कहते हैं, और ऐसा नहीं कि वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। रामदेव अग्रवाल सर से मैं बहुत समय से कनेक्टेड हूँ, वो हमेशा ट्रेडिंग करते हैं और हमेशा ट्रेडिंग की बात करते हैं। मैंने उनके अंडर भी काम किया, मैंने देखा है किस तरीके से वो क्रेज होता है। एक वॉर रूम होता है, ट्रेडिंग का रूम नहीं होता, वो एक वॉर रूम होता है कि 3 बस्ती ठक 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 बात होती है, ये लो वो लो, ये करो वो करो, और सारी चीज होती है, वो करते हैं ट्रेडिंग। पर उनको वो उनके ब्लड में आ चुका है कि वो उससे वो ना पैनिक होते हैं, ना उनको इमोशनली कोई डिस्ट्रक्शन होता है लॉस होने पे। वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी अनंत ने जो बात कही, यदि आप इससे सीख पाएं, जो अभी इन्होंने एक वाक्यात यूज किया कि वॉर रूम होता है, ठक 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 हो रहा है। दोस्तों, ये क्या है ठक ठक ठक? ये है बाजार ऊपर जा रहा है
तो पुट बेचेंगे, नीचे आ रहा है कॉल बेचेंगे और इसको इतना स्विफ्टली चेंज करेंगे कि इमोशंस नहीं आएंगे तुरंत, चाहे वो 10 पॉइंट आ रहे हो 10 पॉइंट जा रहे हो, दे विल टेक अ वेरी क्विक एक्शन। आप लोग क्यों लॉस लेते हैं? क्योंकि यू गाइस मैरी टू द ट्रेड, आप लोग उस ट्रेड पे बैठ जाते हो, बिल्कुल उसको अपना समझ लेते हो। मेरे पापा कहते हैं सर इस पे हमेशा कि अगर स्टॉक्स में काम करना है ना तो प्ले दी डेटिंग गेम, यस, डोंट मैरी अ नेम। यस, और ना अगर आपको लग गया कि आप किसी गड्ढे में घुस गए हो, ये गड्ढा है, बड़ा अच्छा नाम है वैसे डीप टॉक्स यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा और अभी पता चला कि आप दोनों के नाम से मिलके बना है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर ये गड्ढा है, मैं इस गड्ढे में गिर चुका हूँ, मेरे को पता चल चुका है कि गड्ढा है, इस गड्ढे को और मत खोदो। यस, जैसे आप कहते हो एवरेजिंग डाउन नहीं करना, वो वही है, आप गड्ढे में फंस चुके हो तो गड्ढे से निकलने की सोचो। बिल्कुल। दूसरा दोस्तों, इन्होंने एक बात कही कि कोई भी सिस्टम फॉलो करो, चाहे ईएमए लगा लो, इन्होंने एक ईएमए 50 का उदाहरण भी दिया, और जो इन्होंने बताया आप लोग इस वीडियो को जाके वापस से देखिए। जो जो इन्होंने पैरामीटर बनाया वो आप स्क्रीनर में जाके डिवाइस कर सकते हैं और अपना एक खुद का स्क्रीनर बना सकते हैं। ईपीएस इतना होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ इतनी होनी चाहिए, सेल ग्रोथ इतनी होनी चाहिए। जब आप इसे करेंगे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, फिर उसको चार्ट रेफर करें, अगर कहीं ब्रेकआउट आ रहा है तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, कहने का तरीका है, मतलब कहने का मतलब यही है, तरीके बहुत सारे हैं, बट यू नो योरसेल्फ कि आपका जूता आपको कहाँ काट रहा है, बिकॉज हर किसी का शू अलग कंफर्ट होता है। जो मुझे पसंद है वो इन्हें नहीं पसंद, जो इन्हें पसंद है वो मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इट इज़ वेरी पर्सनलाइज, ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो वेरी पर्सनलाइज। जो चीज़ मेरे लिए ठीक है, हो सकता है मैं 1 लाख का लॉस में मुझे फ़र्क ना पड़े, पर हो सकता है 1 लाख किसी की पूरी पूंजी हो। तो हर किसी के लिए पर्सनलाइज है। अपना सिस्टम बनाइए, अपना एक थॉट प्रोसेस बनाइए, उस पे काम करिए, ऑप्शंस को इनिशियली अवॉइड करिए, आपकी बेहतर हो जाए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए, अब एक बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आनंद से, म्यूचुअल फंड, जैसे अभी आपने कहा मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जाता हूँ, तो व्हाई नॉट ईटीएफ? यस, एग्जैक्टली। दोनों अच्छा है सर, दोनों अच्छा है, बट मेरे को लगता है कि इंडेक्स में आपको लिक्विडिटी देखने की जरूरत नहीं होती। अब जब आप ईटीएफ्स देते हो ना, तो कई बार आपको लिक्विडिटी पता नहीं होती लोगों को, वो रैंडम मार्केट पे ऑर्डर मारते हैं और जो कॉस्ट आती है वो कई बार ज्यादा जाती कई है। दफ़ा 2-5% का फ़र्क आ हाँ, जाता है। जितना आप सोचते हो बचाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जितना आप दे जाते हो उधर। तो ईटीएफ्स में आपके समझ होना मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, किस तरीके से काम किए जाते हैं। इफ यू नो नथिंग इन्वेस्टर, आपको कुछ नहीं पता किसी कंट्री के बारे में, सबसे पहले देखो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको डिफिकल्ट समय में मैं मदद करूंगा कि भाई जिस समय आपको लगेगा कि यार यहाँ से भाग जाना चाहिए, उस समय भाग लेना है, वो चीज़ मैं आपको मदद करके कोशिश करूंगा। पर आप कहते हो नहीं यार, मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, मेरे को तो खुद करना है, और एंड यू आर नो नथिंग इन्वेस्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आता, आपको किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, आप वहाँ के जाके इंडेक्स में इन्वेस्ट इंडेक्स करो। में करो। इसलिए मुझे इंडेक्स पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि यार, मैंने आजकल कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी आजकल सुने, बोला नहीं इंडेक्स इंडेक्स हम नहीं करते, ये कुछ नहीं है, दोनों दुश्मन है। भाई म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड, अगर आप बीच में एंड लगा दोगे तो आप खुश रहोगे, वर्सेस लगा दोगे तो उस कंपैरिजन में आप हमेशा जीवन खराब करते रहोगे कि यार ये बेटर है कि ये बेटर है। कभी आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड सारे आउट परफॉर्म कर रहे होंगे इंडेक्स को, कभी दिखेगा इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वो साइकिल है। लार्ज कैप में मैं कहता हूँ, अगर आपको लार्ज कैप जाना है, किसी कंट्री में नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको जाके पहले इंडेक्स से स्टार्ट कर दो, आपको आइडिया लग जाएगा। किसी कंट्री में जाके उसका एक्टिव फंड मत ढूंढो, क्योंकि यार हमें इंडिया में क्या हो रहा है आज नहीं पता, ट्रम्प साहब क्या कर दे, किस दिन क्या साइन कर दे नहीं पता, कौन क्या नया डायलॉग डाले हमें नहीं पता। अभी तो एक नया रूल ये भी आ गया कि अगर आप स्टूडेंट और यूएस का वीजा चाहिए आपको, आप सोच देखो कितनी अजीब सी बात है, जिस दिमाग में आई तो बता रहा हूँ आपको, आप स्टूडेंट हो, आपको यूएस का वीजा चाहिए, आपका सोशल मीडिया चेक किया जाएगा कि आपने एग्जैक्टली, हाँ, अगेंस्ट तो हाँ, नहीं वो भी बोला, है कि कि भाई आप उसके अगेंस्ट तो कुछ नहीं अगेंस्ट तो बोलते। नहीं बोला। भाई ये क्या है, मतलब अगर मेरा ये क्लिप उन्होंने देख लिया, नेक्स्ट ईयर मेरा वीजा है, वो ये वीजा इशू नहीं करेंगे। यस, वो पब्लिक होना चाहिए, जो अकाउंट है पब्लिक होना चाहिए, पीपल आर नॉट रेडी टू डू और दैट। मजे की बात मैम ये है कि अगर मैंने कोई एक अकाउंट देना स्किप हो गया, वो उस चीज पे मेरे को लाइफ टाइम बैन कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, इससे जो छोटा इंपैक्ट आ रहा है। अभी कल रात में वहां पे यूएस फेड का आदमी बदल गया, करता रहता पावेल साहब बदल गए, आपका क्रिप्टो बढ़ गया कि भाई गया मुसीबत जो थी हमारी। वैसे मतलब इंटरनेशनल लेवल में इतनी चीज होती है कि हम उसको नहीं कर पाते, इसलिए वहां पे इंडेक्स ले लो। इंडिया में इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स जो आपको समझ आता है आपके हिसाब से कर सकते हो, और यहाँ पे पैसा बनेगा, और इतना बनेगा कि मजा नहीं आता। अब जैसे वैसे तो कहते हैं स्टॉक्स में ज्यादा बनता है, बट मैं कहता हूँ स्टॉक्स में बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर आपने 1 लाख रुपए सन 2000 में HDFC बैंक में इन्वेस्ट करे होते, तो आज वो कितने हो जाते? 1 लाख रुपए। सर आइडिया दो, आपको तो आइडिया होगा सर।
इन्होंने विप्रो का आइडिया दिया था ना। सर विप्रो तो 400 करोड़ वाला है, वो थोड़ा सा मेरे डाइजेस्ट कम मेरी होता है। मेरी एक रील थी, वो 130 मिलियन गई है। अच्छा, मैंने उसमें यही बोला था कि विप्रो में आपने 1000 रुपए लगाए होते तो वो 700 करोड़ हो जाते। 700 करोड़ हो जाते हैं। अब ऐसी HDFC आप बता रहे हैं तो वो भी होगा करीब, अच्छा खासा कॉर्पस होगा। 91 लाख रुपीस हम्म, 2000 का 1 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक का आज के दिन बन गया 91 लाख जी रुपीस, 23.85% का सीएजीआर। अच्छा लगा सुन के। अब स्टॉक पिकिंग में एज ए न्यू इन्वेस्टर हमें दिक्कत क्या आती है? मैं क्यों कहता हूं कि आपको अपने मेन गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड करना चाहिए, फिर अपने दूसरे में स्टॉक्स को सीखो, सीखने के बाद आप कमाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों कहता हूं? आपने एचडीएफसी बैंक में लगाया होगा पैसा, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है आपने यस में लगाया हो, फिर यस वो कोई नहीं बात करता। हम लोग विनर्स की बात करते हैं, बट उस एक विनर के पीछे 100 लूजर होते हैं, वो कोई डिस्कस नहीं करता। इसीलिए वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इनिशियली आप कुछ म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हो तो आप सेफ रहते हो। और क्या म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बना? बहुत बना है। जैसे म्यूचुअल फंड की पहली स्कीम आई थी यूटीआई मास्टर शेयर। मास्टर शेयर, जो बीच में प्रॉब्लम भी आ गया था, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट मेरा इन्वेस्टमेंट था। आई वाज इन क्लास 5th और 6th, मेरे फादर ने उसमें इन्वेस्ट किया था मेरे लिए, मेरे नाम से। अब बताओ सर, अब सर के पास कितने करोड़ है अभी आप जानना। अगर आपने अगर आपने उस मास्टर शेयर में 1987 में इन्वेस्ट किया होता यस 1 लाख रुपए, तो आज कितने होते सर? मेरे ख्याल 2000 करोड़ होते हैं या कुछ ऐसा होता। ये आप लोगों के लिए टास्क है, कमेंट में जाके आप नंबर गेस करो। 1 लाख रुपए अगर आपने 1987 में, 1 लाख चलो ज्यादा होते हैं, 1000 रुपए अगर आपने 1987 में इन्वेस्ट कर दिए होते मास्टर यूटीआई मास्टर शेयर म्यूचुअल फंड में, सिर्फ एक बार 1000 रुपए डाल दिए, तो आज उसकी वैल्यू क्या है? आप गेस करना, कमेंट्स में डाल देना। करोड़ों में है। एग्जैक्ट फिगर बता दूं या डाल दे, गेस करने दे? सीएजीआर कितना है, मैं अभी कैलकुलेट कर लूंगी। आप करो, आप इसको गेस करो। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं जब तक। फॉर एग्जांपल, किसी ने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड आया था मेरे बर्थ ईयर में 1995 में। अगर उसमें किसी ने 10,000 रुपए की एसआईपी करी होती, अभी उसको करीब 31 साल हो गए, तो वहां पे आपकी वो 10,000 रुपए की एसआईपी 1995 से लेके आज के दिन 30 सालों में आपकी बन गई है 17-18 करोड़ रुपए। जी आपका ये रिटर्न है 18% के आसपास का। तो फंड्स ने आपको पैसा बना के दिया है। आप बोलोगे 10,000 रुपए नहीं थे, 1000 रुपए तो होंगे उस समय। अब मैं कहता हूं, आज आपके पास 10,000 रुपए से आप स्टार्ट करते हो, 15,000 से स्टार्ट किया आपने आज के दिन। रूल ऑफ 50 नहीं कहता है 15,000 रुपए पर मंथ 15 साल के लिए 15% से आपके 15 साल में बनते 1 करोड़ रुपए, और वही आपके 30 साल में बन जाते 10 करोड़ रुपए। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार 30 साल में 10 करोड़ की क्या वैल्यू? मैं कहता हूं भाई, अगर आप आज स्टार्ट नहीं करोगे तो 30 करोड़ भी नहीं होंगे, और 30 करोड़ ना होने और से तो आज आप ज्यादा ही डाल करोगे। कितने रहे हो? 10 ही तो हजार डाल रहे हो। 15,000। आपको उस वक्त के हाँ तो 30 करोड़ की भी वैल्यू नहीं लग रही, और हाँ आज 10,000 के भी टोटे कर रहे हो, तो ये हाँ। क्या बात रही है? उसमें से एक और आप करोड़ डालो ना, आप क्यों फिर 10,000 डालो? आप डालो 2 लाख रुपए महीना। हम्म, हु इज आप स्टॉपिंग यू? आप मानोगे नहीं सर, मेरा बच्चा पहला दैविक हुआ, वो अभी 3.5 साल का है, उसका अच्छा खासा कॉर्पस ऑलरेडी हो चुका है, और मैंने सिर्फ उसकी एसआईपी स्टार्ट करी थी। जब मैंने एसआईपी स्टार्ट करी थी, माय वाइफ वाज लाइक, अरे इसको जरूरत क्या है? ये तो यार इसके पास तो पैसा है, तुम इतना भी नहीं कमाओगे क्या? इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा है, बट मैं सबको कहता हूँ दुनिया को, तुम प्लान करो, और मैं मेरे बच्चे के लिए प्लान नहीं करूंगा तो कैसे होगा? मैं स्टॉक मार्केट का बंदा, उसके नाम पे म्यूचुअल फंड की एसआईपी चल रही है आज भी। अनंत, द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन इन माय लाइफ, मेरे पास नॉलेज भी थी, मेरे पास पैसा भी था। मतलब व्हेन, जब तुम पैदा हुए उस वक्त मैं बिजनेस कर रहा था, 100% ठीक है? मैं 50,000 लाख रुपए महीना जोड़ भी सकता था उस वक्त, बैक देन। मेरे पिताजी ने मुझे क्या, क्योंकि हमारे फादर भी बिजनेस कर रहे थे, बेटा जो पैसा है स्टॉक में डाल दे, कंपनी में लगा दे, हमें कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, हमारा इससे ज़्यादा बढ़िया धंधा कुछ नहीं है। और वहाँ हमने कमाया भी, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया। आई वॉज इन, अगर टॉप 3 सिरेमिक कंपनीज की बात की जाए तो उसमें मेरा नाम था, सिरेमिक कलर सप्लायर था मैं एक वक्त में। लेकिन समय का कुछ नहीं पता, मैं वहाँ से डेट में आ गया, और इतना डेट कि मुझे ये नहीं पता था मैं कल क्या खाऊंगा। तो समय का कुछ नहीं पता। आपके 2 बच्चे, 2 लड़के हैं, एक और लड़का अपना कर लीजिए म्यूचुअल फंडशिप में। मैं लोगों को ये कहता हूँ, दीज 2 सन आर नॉट रिलायबल, बट दिस थर्ड सन विल बी हाईली रिलायबल। आप उन दोनों पे इमोशनली डिपेंडेंट रहोगे, यस, मनी वाइज आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आपका तीसरा बच्चा आपका केयर कर लेगा। अगर जितना एक्सपेंडिचर आपने अपने पहले 2 बच्चों पे किया है, उतना ही तीसरा बच्चा बिल्कुल। एक एसआईपी पे भी कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा। और 15% से स्टेप अप भी कर दो उसको। नहीं भी करो तो एटलीस्ट करो, तो कुछ स्टार्ट तो तो शुरू करो। करो। स्टार्ट करो सर। क्या होता है, पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है म्यूचुअल फंड में अब एसआईपी मैं करना। अपनी परेशानियों को देखते समझते हुए, मेरी बिटिया की जितनी सैलरी आती है, चल बेटा तू पूरा म्यूचुअल फंड में डाल दे। मेरा बेटा अभी 18 का हुआ है, जस्ट रिसेंटली मैंने उसको भी
अपने से कि भैया यू शुड नो हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सर मेरा बच्चा दूसरा हुआ है सर, हाँ, उसको अब अभी आपने तो बहुत महीना हुआ अर्ली है, शुरू, उसके हाँ, पास नाम फाइनल हुआ है अभी, बस। और उसका अभी उसका, आ जाए, आती सबसे पहले उसकी एसआईपी यस, स्टार्ट करूंगा कि भाई तेरा, तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट बना दिया, जितना बिल्कुल, मेरा काम था उतना मैंने कर दिया, कि तेरी एजुकेशन हो गया, तेरे बेसिक लाइफ के लिए गोल्स हो गए, उसके लिए तुम्हारा पैसा अपना इकट्ठा हो गया, जिसपे अगर वक्त क्या होता है, समय की एक बड़ी बात है कि वो बदलता जरूर है सर, बहुत, अच्छा हो या बुरा हो बदलता जरूर है, और जब यस। बदलता है ना, और बुरे समय पे अगर आदमी का पैसा जाता है ना, तो वो आदमी खत्म हो जाता है सर। मैं उन लोगों को निहायत ही बेवकूफ़ कहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है। अरे भाई, आज भगवान से बढ़कर पैसा हो गया है, नहीं क्योंकि नहीं, मैं कहता हूँ भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी हाँ, नहीं। भगवान से कम भी नहीं है। और दूसरा, मेरी एक और बहुत है कि अगर आपको रोना ही है तो व्हाई टू क्राई ऑन ए 1 बेडरूम फ्लैट, व्हाई नॉट ए बंगलो? हाँ व्हाई टू क्राई इन मतलब 800 कार और मे बी ऑल्टो, व्हाई नॉट इन मर्सिडीज? हाँ हाँ हाँ। तो ये तो भाई पैसा तो ज़रूरत है, और पैसे के बगैर आज कुछ है नहीं। बिन पैसा सब सून। मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। तो ये मजे की बात बता हो गई, आपकी एसआईपी स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल मेरे 3.5 साल के बच्चे का अभी 20 1 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी हो गया है एसआईपी से, जो मैं धीरे धीरे कर रहा था, शायद एक साथ 20 लाख नहीं डाले होते, पता नहीं क्या होता, आज छोटा छोटा अमाउंट करते करते 20 लाख 3.5 साल में उसका और हो गया है। दोस्तों, मजे की बात, अगर ये आज इस एसआईपी को स्टॉप कर दें, बाय द टाइम हिज सन इज ऑलमोस्ट 20, उसका करोड़ों में कॉर्पस बन जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग होगी अब यहाँ से। हर 5 साल में डबल हो जाएगा, आप ही यस। समझ लो। अगर मैं आज बंद करता हूँ 20 लाख रुपए, वो जब 23 साल का होगा, आप डबल करते जाओ, 20 लाख का एक बार डबल 40, 40 का एक बार 80, 80 का एक बार और डबल 160, 160 का भी शायद हम ऊपर 2 करोड़ डबल। तक तो आराम से उसका होने वाला यस। है। और उसका मेन जो लिविंग है, जो एजुकेशन है, वो पूरी स्पॉन्सर हो गई उसमें। यहाँ से आ जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए एसआईपीज मैप करना स्टार्ट करो। कुल 14% की रिटर्न चाहिए दोस्तों आपको अपना हर 5वें साल पैसा डबल करने के लिए। और अगर हम पिछले 10 साल का सीएजीआर देखें, 18 से 30% वाले फंड हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। हम्म। आनंद, अब बताओ 3 बहुत अच्छे फंड्स जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड। नाम मैं कैटेगरीज बता देता हूँ, नाम कंप्लायंस की वजह से नहीं बता सकते, बट मैं कैटेगरीज बताता हूँ। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले स्टार्ट विद अ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। आज के दिन लार्ज कैप इन्वेस्ट करता है इंडिया के टॉप 100 स्टॉक्स में, मिड कैप करता है नेक्स्ट 150 में, और स्मॉल कैप करता है 250 के बाद सब में। आई थिंक स्मॉल कैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आज के दिन, क्योंकि इंडिया की सारी बड़ी कंपनी को तो आपने स्मॉल कैप बना दिया, ये रूल ही मेरे को तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो स्मॉल कैप पे आपको जाना पड़ेगा। बट अभी सबसे पहले आपको अपना एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आपको बहुत पसंद आएगी। सेकंड, आपको स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत पसंद आएगी। लोग कहते हैं कि भैया स्मॉल कैप में रिस्क आती है, रिस्क है, वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी कितनी, मैं आपको अभी एक ग्राफ भी दूंगा, आप उसको लगाइएगा स्क्रीन पे। अगर पिछले 21 साल का डेटा देखोगे स्मॉल कैप का, तो हर साल स्मॉल कैप ने मिनिमम 10% का करेक्शन तो दिया ही है। आपको ये वॉलेटिलिटी रेडी होनी चाहिए। पर अगर आपने ये स्मॉल कैप की एसआईपी 7 साल या फिर उससे ऊपर चला दी है, तो आपका फंड फिर नेगेटिव नहीं होता है, ये हिस्ट्री बताती है। 7 साल इज द कट ऑफ टाइम। आपको 7 साल तक ये एसआईपी विदाउट लुकिंग एट द नेगेटिविटी, आपको बड़ा पैसा मिलने से पहले मार्केट टेस्ट करेगा, चाहे आप लार्ज कैप की एसआईपी चला दो। 5 साल में आपकी एक बार एसआईपी एफडी को बीट नहीं कर पाएगी। ऐसा समय आएगा, आप बोलोगे यार ये तो साला एफडी में कर देता, मैं फंस गया। 5 साल में एक ऐसा भी समय आएगा जहां पे आपकी एसआईपी नेगेटिव भी होगी। नेगेटिव देखना पड़ेगा। बड़ा पैसा मिलने से पहले बड़ा टेस्ट होगा, और मार्केट्स में बड़ा टेस्ट ये होता है कि क्या आप उसको वॉलेटिलिटी को सह पाते हो, क्या सस्टेन कर पाते हो। सस्टेन कर पाते हो। एक और मैं आपको अभी चार्ट देता हूं, आप स्क्रीन पे जरूर लगाइएगा, लोगों को बहुत मजा आएगा जान के कि अगर आपने मार्केट के हर एक टॉप में, आप सबसे अनलकी आदमी में तो मान लिया, आपने कहा कि मैं एसआईपी नहीं, मेरे को लमसम करना, और मैं दुनिया का सबसे अनलकी आदमी हूं। मैं आज इन्वेस्ट करता हूं और कल से मार्केट का फॉल स्टार्ट होता है। मैंने आज इन्वेस्ट किया, कल से कोविड आ गया। मैंने आज इन्वेस्ट किया, कल से 2008 का क्राइसिस आ गया। मैंने आज इन्वेस्ट किया, स्कैम आ गया कल कोई। से और 1999 का ऐसा टेबल होता है। हो गया। फिर भी अगर आपने आज तक उस पैसे को होल्ड किया है, इंडिया के पिछले 5 सबसे बड़े स्कैम्स का डेटा आप देखो, आज भी आपका सीएजीआर मिनिमम 12% से ऊपर का है। वो एग्जैक्ट डेटा अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हो। आप उसको हाईलाइट भी करिएगा। डिफरेंट डिफरेंट स्कैम्स के बाद, डिफरेंट डिफरेंट क्रैशेस से पहले, जस्ट आपने एक दिन पहले इन्वेस्ट किया हो, फिर भी आपका आज के दिन क्या सीएजीआर चल रहा है। कोविड में इन्वेस्ट किया हो तो आज आपका 15% से ऊपर का सीएजीआर है, डेटा है। और मैं तो ये कहता हूँ, आप इंडेक्स देखो ना, हम आज बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे बैठे हैं। अगर 2-5% कम है तो मैं उसे कम नहीं मानता, मैं उसे हाई मानता हूँ। गोल्ड आप बिल्कुल टॉप पे हो, बैंक निफ्टी बिल्कुल टॉप पे हो। तो कहने का मतलब ये ब्लेस है यू। कि वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी इंस्ट्रूमेंट, जहां आपको पता है ये जीरो तो कभी नहीं होगा, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, 50% तक भी गिर सकता है।
अभी लास्ट जो बाजार गिरा है 50% वो कोविड पे गिरा है। अब 38% एग्जैक्टली। अगर इससे बड़ा क्रैश आना है तो कोविड से कोई बड़ा इवेंट भी होना पड़ेगा। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। ये नहीं होता दोस्तों कि आपको लगा बस मैंने पैसा डाला और क्रैश आया, नहीं आते। आप लोग डेटा पे स्टडी करिए, डेटा पे आप लोग स्टडी नहीं करते। निफ्टी अपने हाई से 50% पिछले 30 या 35 या 50 साल में, जब से भी निफ्टी शुरू हुआ है, तब से मात्र 5 बार गया है। 30% वो कुल 3 या 4 बार गया है और 20% वो 10 बार गया है, लेकिन जब भी 20% पे आया उसके बाद रिकवरी विद इन 1 ईयर हुई है। पर 10% हर साल जाएगा, ये ध्यान जरूर रख लेना। ये एक डेटा है, लोग डेटा पे काम ही नहीं करते। और आपका Analytic- पोर्टफोलियो जीरो हो नहीं हो, आप जीरो हो जाओगे अगर आपने एसेट में नहीं डाला पैसा तो। यस क्योंकि इंडिया में अब कंपाउंडिंग बताओ सबसे ज्यादा कहाँ होगी सर? अभी तक हम पैसे की कंपाउंडिंग की बात करते हैं, मेरे को लगता है इंडिया में नेक्स्ट सबसे बड़ी कंपाउंडिंग होगी पॉपुलेशन पे। 100 से 150 करोड़ हुआ, हमें पता ही नहीं चला। यस अभी 150 से 300 करोड़ होंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा, इतनी मेहनती हम लोग। अब जो Yes. हमें पता नहीं चलेगा तो उसमें दिक्कत क्या है? आपका पैसा कैश में पड़ा है तो वो डिप्रिशिएट उतनी ही क्विकली होगा, क्योंकि पॉपुलेशन अब कंपाउंड होगी इंडिया में। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आप किसी भी एसेट में डाल दो। आपको नहीं समझ आता इक्विटी, मत डालो इक्विटी। म्यूचुअल फंड में नहीं आता, मत डालो म्यूचुअल फंड। गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, किसी भी एसेट में डाल दो, यू विल सर्वाइव। पर अगर आपका पैसा कैश में और एफडी में पड़ा है तो यू वोंट सर्वाइव, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कोई उसे बीट करने वाला ही नहीं है। और पॉपुलेशन बस्ट आउट होने वाली है। एंड अनंत, इसमें मैं एक बात बोलूँगी, मुझे अभी ध्यान आई है। जैसे माय फादर इज़ अ सर्विस क्लास पर्सन, तो उनके लिए एफडी आरडी ये उनको ना थोड़ा सा अच्छा वो लगता लगता है। है, दिमाग में एक सेट है कि मेरी एक रेगुलर पेंशन आती है, एफडी है, आरडी है, मैं ना ठीक है, मेरा पैसा उतना का उतना है। ये फाइनेंशियल जब अवेयरनेस स्टार्ट हुई, जैसे उनका पहले इंस्टा पे अकाउंट भी नहीं था, हमारी वजह से उन्होंने इंस्टा शुरू किया। अभी मुझसे 2 दिन पहले कहते हैं, बेटे जो एफडी पड़ी है ज़रा दीपक से पूछ, इसको हम म्यूचुअल फंड में डाल दें, हमारा पैसा तो इसमें बर्बाद ही हो रहा है। आई वाज सरप्राइज्ड कि जस्ट थ्रू दिस फाइनेंशियल अवेयरनेस उन्होंने आके मुझसे बात करी, एक इतना सालों का माइंडसेट उन्होंने चेंज किया। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो मैं कह रहा हूँ, हम रिटेलर्स करते हैं कि रिटेलर्स लॉस किया, रिटेलर्स ने कमाया है इस बार एफआईज ने लॉस किया पहली बार हिस्ट्री में। यस एफआईज मरे इस बार। और अभी एफआईज बेच क्यों रहे? क्योंकि वो नहीं होता कि यार अब तो छूट गई ट्रेन, अब करे क्या। मैं तो लोगों से ये कहता हूँ दोस्तों, अब फॉल बड़ा आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों ने हाथ लगा रखा है मार्केट में। 26,000 करोड़ की ये रिटेल की सिप आ रही है। 3 महीने में अगर वो 1 लाख करोड़ निकाल रहे हैं, 4 महीने में तो आपने वो लॉस पूरा कर दिया। अगर हम ये सिप नहीं होती तो अनंत, कैन यू इमेजिन, हम 50% नीचे होते इस वक्त मार्केट में। सितंबर से जो उन्होंने सेलिंग शुरू करी, 2.5 लाख करोड़ उन्होंने निकाल लिया, और हम फिर भी टॉप पे बैठे हैं। मजाक थोड़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रिटेलर्स। तो बहुत पावर है सिप में। और ये आपको लगता है 1000 रुपए, लेकिन आप लोग कितना देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। पर एट द सेम टाइम एक है डेटा, उसको मैं खुद देख के यहाँ पे बता देता हूँ, और जी, इसको भी जी, आप जी। जरूर शेयर करना। जी ये मैंने आपके लिए नहीं निकाला था, बट मैं खुद स्टडी कर रहा था, मेरे को पता चला था कि अगर आपने डिफरेंट पी लेवल पे इंडिया में इन्वेस्ट किया होता, मतलब अभी हम खुश हो रहे हैं कि भैया हमने बहुत अच्छा किया है और इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, हम सारी बातें मान ली, पर एक चीज जरूर ध्यान रखना, आप जो रिटर्न्स पिछले 3 साल में आए हैं आपको, वो अगले 3 साल में नहीं आएंगे। वो तो बट नेचुरल है। बहुत सारे पैरामीटर्स ये सेम चीज कह रहे हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में वो सेम रिटर्न्स रिपीट नहीं हो सकते। अभी तक हमने जो 2023 का हाई लगाया था, फिर उसके बाद करेक्शन हुआ था, उसके बाद वापस से जो गए ना, हम 2023 के हाई वाले पॉइंट के भी ऊपर की वैल्यूएशन पर आज के दिन हम चल रहे हैं। ये डेटा है सर, ये प्लीज आप स्क्रीन पे लगाइएगा। पी का डेटा है। पी डेटा ये कहता है कि जब आपको पी क्या होता है, 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर पी 20 का चल रहा है मतलब आपको 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए देने हैं। पी 30 का चल रहा है मतलब आपको 1 रुपए कमाने के लिए 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कम रुपए देने पड़ रहे हैं तो बेटर है। अब पी का डेटा क्या बोल रहा है सर, अगर पीई 22 या उसके नीचे है, आपके आने वाले 3 साल के रिटर्न्स पॉजिटिव आएंगे। ये हिस्ट्री बताती है, रोलिंग बेसिस पे डेटा निकाला हुआ है। 27-28 है तो नेगेटिव आएंगे, 22 के ऊपर है तो नेगेटिव आएंगे, 26 के ऊपर है तो 36% नेगेटिव आएंगे अगले 3 साल के रिटर्न, 28 के ऊपर है तो 40% नेगेटिव आएंगे। और अभी वैल्यूएशन जो चल रही है, ऑल्दो बिकॉज जितना विक्स है, अभी इमीडिएटली मार्केट का फॉल होना इतने लो विक्स पे पॉसिबल नहीं है, लॉजिक नहीं कल बोलता 11 है। हो गया विक्स, 11 हो गया। ये डेटा हमको एडवाइस नहीं दे रहे, कोई टिप नहीं दे रहे, बट मेरी पर्सनल माइंडसेट ये कहता है कि आप सिर्फ हम पे बोल सुन लो, और आपका टाइम होराइजन है 3 साल, आप 3 साल बाद आके इसी वीडियो के नीचे गाली देके जाओगे, यार इसने सिर्फ कर तो दिया, आप 3 साल में मेरे को रिटर्न्स नहीं मिल रहे। आपका टाइम होराइजन 7 साल या फिर उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर अगले 3 साल में कोई करेक्शन आता भी है
उस समय आपके लिए आप सपोज करते हैं आपने कुछ चीज परचेस करनी स्टार्ट करी है, आपने यहाँ पे स्टार्ट करी, आप यहाँ तक परचेस करते जा रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, ये सीधा ऊपर बढ़ते रहे या फिर ये नीचे 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 रहे और एंड में बढ़ जाए? अगर मेरी मानोगे तो मेरे को तो सेकंड क्राइटेरिया पसंद आएगा। मैं तो खुद अपने हर एक उसमें कहता हूँ कि भैया सिप शुरू करो, भगवान से रोज सुबह प्रार्थना करो कि मुझे नीचे मिले सो दैट आई एक्यूमुलेट मोर यूनिट्स। एग्जैक्टली सर। तो आपको सेकंड क्राइटेरिया पसंद हो या नहीं हो, मार्केट आपको यही सेकंड क्राइटेरिया देगा कि नीचे आएगा और फिर एंड में आपको दिखेगा हाँ यार अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो यू विल हैव गुड रिटर्न्स। बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर मार्केट कभी भी टॉप से 20% या फिर उससे ज्यादा करेक्ट हो जाए, अपनी एसआईपी को डबल कर दो। डबल कर दो आप। एक उसमें आपकी मैंने सुना था, आपने कहा था 2000 डेज तक शांति से बैठे रहो, देखो ही मत अपना हाँ म्यूचुअल हाँ हाँ फंड। हाँ हाँ। आई रिमेम्बर मैम दैट। कोविड के समय तो हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारे पास इतने सारे लोग ऐसे निकले थे जिनको मैं नहीं रोक पाया था, मैं समझा रहा था। तो एंड में तो क्योंकि जब लिखता है सुबह उठे पैसा गायब, सुबह उठे पैसा गायब, काफी लोग समझ गए। अगर 80% समझ गए और 20% नहीं समझे, वो 20% भी बहुत सारे थे, तो उनके लिए तो मैंने वीडियो बना दिया था। मैंने वीडियो में क्या बोला था कि अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोविड से पहले का वीडियो है, आई थिंक 1 मार्च को ये वीडियो डाला था मेरा, और 1 मार्च को बोला था कि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करोगे अपना, इतना पैसा आएगा कि वर्ल्ड टूर जाओगे फ्री में। आज घर बेच के इन्वेस्ट करोगे तो इतना पैसा आएगा कि अगले 2 साल में डबल होने की प्रोबेबिलिटी रखता है मार्केट। आज इन्वेस्ट आपकी लाइफ की सबसे बड़ी, लाइफ में आपको 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी बड़ी और 1 बार मिलेगी छोटी। आपकी जो लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो भी आपके सामने नॉक कर रही है, आप गेट बंद कर सकते हो या गेट खोल के वेलकम कर सकते हो। ऐसे ऐसे डायलॉग्स मैंने उस समय, तो खैर बहुत छोटा चैनल था, 30-40 हज़ार 50,000 लोग फॉलो करते थे, बट उस समय मैंने ये चीज बोली थी क्योंकि वो दिख रहा था, जो हमने स्टडी किया था कि यार 2008 जैसा क्रैश मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो आप विश करो कि आपके सामने आए, और अगर वो आएगा ना तो यू विल लव इट। करेक्शन में या तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे या आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली 5 से 10 साल आगे निकल जाओगे। अब वो आप मिस्टेक करते हो और ब्लंडर कर जाते हो और 10 साल आगे निकल जाते हो फाइनेंशियली, वो आप पे डिपेंड करेगा। आनंद, हमने सब डिस्कस किया, आईपीओ डिस्कस किया, स्टॉक्स डिस्कस करें, म्यूचुअल फंड डिस्कस करें, ईटीएफ डिस्कस करें। अब आप ये बताओ कि रियल एस्टेट जैसे इस टाइम जो प्राइजेज हैं, इफ़ यू गो टू गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, तो इतने शूट अप कर गए इन द लास्ट 1 ईयर कि प्रॉपर्टीज के रेट डबल हो गए हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, द लैंड आई एम टॉकिंग अबाउट। सो डू यू थिंक कि अभी भी हमें एज अ एज अ पर्सन मुझे अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सेम मैं वो पुराने जस्टिफिकेशन पे आता हूँ। मुझे पता है भैया को रियल एस्टेट थोड़ा कम पसंद आता है, बट वी हैव बीन ट्रेडिशनली इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट हेवीली फ्रॉम 1997-8 से हम लोग कर रहे हैं, रियल एस्टेट का रेगुलर काम कर रहे हैं। बुरा समय भी देखा है, अच्छा समय भी देखा है, जैसे हर एक एसेट क्लास का होता है। घर की बात करो तो जो लॉजिक दिखाते हैं ना कि आपको घर बाय नहीं करना चाहिए, रेंट पे लेना, वो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। अगर आपका रेंट को, एक तो वो एक्स्ट्रापोलेट नहीं करते, रेंट की इंक्रीज नहीं करते, और बहुत सारे, आप मेरे को जो चीज बोलो मैं मनवा सकता हूँ कैलकुलेटर पे। लॉजिकली बात करो, अगर घर होता है, हम क्या बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा एसआईपी बात नहीं करते हैं आज भी, बोलते रोटी कपड़ा मकान है। तो मकान मेरे हिसाब से रखना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप बी टाउन या सी टाउन में, जैसे मैं कोटा से हूँ, वहाँ पे मकान अफोर्ड करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, प्रॉपर्ली प्लान करना चाहिए। हड़बड़ी में नहीं लेना है कि यार मेरी सैलरी है 6 लाख रुपए, मैंने 1 करोड़ का मकान ले लिया, आप बर्बाद हो रहे हो। पर अगर आपकी 20 लाख की सैलरी, आप 1 करोड़ का घर प्लान कर रहे हो, 5x का आप प्लान कर सकते हो। अगर आपकी 30 लाख की सैलरी, आप 1 करोड़ का प्लान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। तो एज ए डाइवर्सिफिकेशन आपको करना चाहिए। सेकेंडली, क्या प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या खराब है? जिस तरीके से इंडिया की हम पॉपुलेशन की बर्स्ट आउट की बात कर रहे हैं, हर एसेट क्लास बढ़ेगी। मैं प्रॉपर्टी वाला बंदा नहीं हूं, ना मैं एजेंट हूं, ना मैं डीलर हूं, ना मैं प्रॉपर्टी से मेरे को कोई फायदा होना है। बट मेरा पर्सनल लॉजिक ये कहता है कि प्रॉपर्टी विल ऑल्सो बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडेड आपकी वो प्रॉपर्टी, आपका फ्लैट नहीं है। फ्लैट का इन्वेस्टमेंट को मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं मानता सर। वो तो फ्लैट जरूरत है, वो तो रह रहे हो आप। रह रहे हो वो ठीक है। उसके बाद भी कई लोग फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अच्छी सोसाइटी है, फ्लैट ले लिया। वहां का सीजीआर मेरे को समझ नहीं आता। हो सकता है मैं थोड़ा सा कोटा से आता हूं तो हमारा माइंडसेट अलग है। हमें वो जो जमीन है वो चाहिए, चाहे वो दिल्ली की जगह मैं कोटा में अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं कोटा में लेता हूँ, जयपुर में कर मतलब सकता हूँ चाहे 100 जयपुर। गज हो तो भी जमीन होनी चाहिए। जमीन होनी चाहिए, वो मेरा पास होना चाहिए। अब जमीन लेने में आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले, जैसे आप स्टॉक्स में क्या बोलते हैं अपन, सर आप क्या बोलते हो, क्या लेना है हमें, क्वांटिटी लेनी है, क्वालिटी लेनी है सर? क्वालिटी। प्रॉपर्टी का सबसे पहला रूल, अगर कोई आपको मेन दिख रहा है कि सबसे मेन रोड है और यहाँ की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अब आज महंगी है, कल महंगी थी और कल भी महंगी ही मिलेगी। रहेगी। मैंने फॉर एग्जांपल, मेरा मेन रोड हमारे यहाँ पे ऐसे बिल्कुल मेन रोड जाती है, यहाँ पे मैंने अभी एक मेरा नया घर बन रहा है, वो बिल्कुल वहां पे लिया। जिस समय लिया था सब लोग बोल रहे थे तो पागल हो गया, सबसे महंगा लिया है, सबसे महंगा लिया है। आज सबसे ज्यादा वो बड़ा है। जस्ट इसके अंदर जाके इधर जाओगे एक गली अंदर, वहां पे मेरा घर है, वो प्राइस इतना का इतना ही रह गया आज भी। यस, मैं बताता हूँ आपको। मेरे फादर ने 1988 में, हम गाजियाबाद को बिलोंग करते हैं,
जो मेन रोड का प्लॉट था वो था उस वक्त शायद मेरे ख्याल 10 लाख का, और जो पीछे वाला था वो था कुछ 6 लाख का। तो मेरे फादर ने कहा भाई यार ऐसे ही तो आना है, 6 लाख ले ले। 6 लाख ले लेते हैं। आज हमारा बिक रहा है 6 करोड़ का और वो बिक रहा है 15 करोड़ का। बताओ सर। तो ना प्रॉपर्टी का सबसे पहला रूल, सड़क पे जितनी पास होएगी। सबसे अच्छा प्लॉट लेना है। Yes. महंगा तो मिलेगा सर, देखो, और फाइनेंशियली अलाउ नहीं कर रहा तो मत लो। आज अलाउ कर रहा है तभी लो। बहुत ज्यादा लोन वोन, अब इंटरेस्ट का रिडक्शन अब वैसे भी सब न्यू इनकम टैक्स में ज्यादा कुछ फायदा बचा नहीं है। तो अगर आपको कुछ सोच समझ के लो, बट प्रॉपर्टी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। पर प्रॉपर्टी में सबसे पहले ध्यान रखो कि आपको लेना है सबसे अच्छी प्रॉपर्टी। सेकंड, रीसेल से थोड़ा बच के रहो। अगर कोई रिको की, आपकी जो भी अथॉरिटी उनकी डायरेक्ट मिल रही है तो वो बेटर होती है, क्योंकि रीसेल में अब जो गवर्नमेंट का भी नया रूल आया है, सुप्रीम कोर्ट का आया है कि अगर आपके पास Registry is रजिस्ट्री not है, sufficient. रजिस्ट्रेशन ऑफ, आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाना है, आपने पैसा दिया वो प्रूफ देना है, सामने वाले ने सही पैसे से लिया था वो प्रूफ देना है, तो बहुत झमेला हो गया। बट अगर आपने सीधा सरकार से बाय करी है, मुझे वो बहुत पसंद आती है। मेरी मेजोरिटी जो मैंने पर्सनली खुद ने इन्वेस्ट की है, मेरे पास जो भी मिलेगा आपको, मेजोरिटी आपको डायरेक्टली डिपार्टमेंट से लिया मिलेगा, जहां पे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट सारी मेरे पास है, सब कंट्रोल मेरे पास है। तो ये आप सेकंड पॉइंट ध्यान रख सकते हो। अब जिससे ले रहे हो तो प्रॉपर्ली चेन अगर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरा होना चेन चाहिए। ऑफ, थर्ड, रेकी करो। अब रेकी क्या होता है सर, मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक प्लॉट फाइनल हो गया था सर, वो मेरी डील थी पूरी, हमने फाइनल कर दिया कि ये प्लॉट लेना है, और मेरे को बनी हुई बिल्डिंग मिल रही थी, बहुत पसंद आ रही थी और मरे के भाव में मिल रही थी। 2021 का समय था, मैंने कहा यार ये इतनी सस्ती मिल रही है, ले लेते हैं। इनिशियल साइड भी दे दी और मैंने कहा चल ठीक है ले रहे हैं, अपन को समझ आ गया। पर उस समय मेरे को दादाजी का मेरा ही रूल है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसके आजू बाजू घूमो, चाय की टपरी पे जाओ, चाय पियो, बिस्किट वाले से बात करो, समझो, दूध वाले से बात करो, समझो कि क्या दिक्कत है। वहां मैं गया, चाय की टपरी पे चाय पी, 5-7 दिन वो दोस्त बना। फिर उसने मेरे को बताया भाई साहब इस प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? भाई साहब इस प्रॉपर्टी में पीछे की साइड एक कमरा है, और तो उसको खोलते नहीं, उनमें कुछ तो भी तो गड़बड़। अब क्या गड़बड़ है वो तो छोड़ो आज, बट उधर गड़बड़ है। मैंने कहा, अच्छा। मैं गया, मैंने कहा जब वो फाइनल हो रही थी, मैंने कहा ये कमरा खोलो। कमरा, मैंने कहा सर नमस्ते सर। मतलब आपको रेकी करने पे ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी जो आपको कोई नहीं बता सकता। आपकी खुद की रेकी आपके काम आएगी, तो रेकी करना सीखो। प्रॉपर्टी लेने से पहले ऐसे नहीं पसंद आ गई, आज गए सुबह चंबल गार्डन और घूमते घूमते लेके आ गए, भाई ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर रेकी करनी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं, फाइनेंशियली अलाउ करता है नहीं करता वो देखना है। अब फाइनेंशियली अलाउ करता है, उसके सिंपल सा रूल है। पहला, आपकी ईएमआई का 30% से ऊपर प्रॉपर्टी पे नहीं जाना चाहिए मंथली। अगर आप मंथली 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 30,000 रुपए की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। सेकंड, 30,000 रुपए की अगर आप ईएमआई दे रहे हो तो उसके बावजूद भी आपकी टोटल ईएमआई 50,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। मतलब 50% से ऊपर मतलब की गाड़ी आपकी, की भी हो, कोई और भी हो, सब मिला आईफोन के की हो, सब नहीं होनी चाहिए। 50% से ऊपर की आपकी टोटल ईएमआई नहीं जानी चाहिए। थर्ड, डाउन पेमेंट का मिनिमम 20% आपको देना ही देना है। अगर 20% अफोर्ड नहीं कर सकते तो आज आप उस प्रॉपर्टी के लिए लायक नहीं हो। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंसिस पे काम करना पड़ेगा। ये सब ध्यान रख के आप अच्छी जगह अच्छा प्लॉट ले रहे हो। मुझे लगता है अभी भी इंडिया में जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, प्रॉपर्टी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई आनंद के साथ, और मैं आनंद का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो ज़ील और फुल ऑफ एनर्जी हैं, ये अगर मैं इनसे 2 घंटे और भी बात करता रहूँ तो ये तो चालू रहने वाले हैं, क्योंकि ये इतने यंग एंटरप्रेन्योर हैं कि मतलब मुझे इनसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसका हम पार्ट 2 बनाएँ तो कमेंट करिए पार्ट 2, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल भी करिए, अनंत का भी करिए। और बहुत सारा ज्ञान है दोस्तों, जो कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है, लेकिन जब हम सीखने और समझने बैठते हैं तो शायद हमें कहीं न कहीं एहसास होता है कि जिसको मैं संपूर्ण समझ रहा था वो 10-20% ही है। क्योंकि ज्ञान एक इतना बड़ा समुद्र है कि कोई पूरा नहीं कर सकता। हो सकता है आपको कोई ज्ञान हो, मुझे कुछ हो, अनंत को कुछ है, तो और पूजा जी को भी। तो लेकिन सर देखो, आप क्या है सर, मेरी जितनी एज है उतना आपको एक्सपीरियंस है, और जो मैंने बातें करी वो सब आपको पता भी है सर। देखिए, बट स्टिल आपने इतनी शिद्दत से सुना, इतनी शिद्दत से नहीं, नहीं, इंटरेस्ट देते आनंद हुए दिया। देखिए, मेरा थैंक तो यू सो कंसर्न मच ही नहीं सर। है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो ऑडियंस है हमारी, हाँ जी, हाँ जी। पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं होता कि मुझे अपने आप को अपडेट करना है। मैं तो अपडेट हो ही रहा हूँ हर पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि मैं तो वहाँ पूरा बैठा हूँ। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं, ये फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, कुछ 1x 2x कर लेते हैं। तो जो ज्ञान हम इनको डिलीवर करना चाहते हैं, इन्हें मिलना चाहिए। मेन हमारा कंसर्न वो है। आपसे तो मैं वैसे पर्सनली भी मिल के बात कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ पूछना है तो अरे आई सर कैन मैं आपसे ऑलवेज। पूछूंगा सर, आप कहाँ पूछोगे सर, आप बहुत एंड मेरे को एक्सपीरियंस ये लेके आते लगता हो है कि मैम। अगर हमारे कोई भी काम करने से किसी का बेनिफिट होता है और इंटेंशन अच्छी है तो वो चीज़ अच्छी है ही। क्या बात है, क्या और बात है। दूसरा दोस्तों, मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। आपने मेरा साइकोलॉजी ऑफ मनी
मनी अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी कई बार मेरे को मोटिवेशन मतलब ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी सुना होगा। बस ये कहना छोड़ दिया, अरे पैसा तो हाथ की मैल है, साला पैसा ही नहीं आता। जब आप पैसे की इज्जत करेंगे, ये आपकी इज्जत करेगा। और ये एक ऐसा शीशा है, एक ऐसा मिरर है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। आपने सामने से गाली दी, उसने आपको फेंक के गाली दी। आपने सामने से रिस्पेक्ट करी, ये आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेगा कि आपकी तिजोरियां भर देगा। तो बस साइकोलॉजी ऑफ मनी, माइंडसेट और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के गोल से कि भाई मेरे को बहुत अच्छी वेल्थ जनरेशन करनी है, अपने आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ करना है, बस ऐसे इंटेंशन से लग जाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। इतना ज्ञान आज अनंत ने दिया, जैसा मैंने कहा स्क्रीनर बन सकता है, दोबारा जाइए एक बार देखिए। ये इतना ज्ञान है दोस्तों कि इसके बाद शायद आपको कुछ और सीखने समझने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर वीडियो नहीं समझ आया एक बार में तो दोबारा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा भी करिए, अनंत का भी करिए। और अनंत आपका बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद सो कि धन्यवाद आप मच। सर, कोटा से प्रणाम सर, नोएडा थैंक आए यू, थैंक यू सर, और थैंक आपने यू फॉर अपना इतना हैविंग मी, टाइम दिया। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।